श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्। नमस्कार सगळ्यांना। जय गजानन ॲस्ट्रोवर्ल्ड आणि वेदचक्षु संकल्प 151 व्याख्यानमाला या कार्यक्रमात मी त्यांचं स्वागत करतो। स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षी आपण हा संकल्प केलेला आहे। 151 व्याख्यानाला आता फक्त 30 व्याख्यान बाकी आहेत। 121 व्याख्यान कालपर्यंत पूर्ण झाले। तर मी हा कार्यक्रमात सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि आजचे जे 2 वक्ते आहेत त्याच्यापैकी एक आपले आयोजक श्रीयुत राजेश मंडोरे सर आहेत, जय गजानन ॲस्ट्रोवर्ल्डचे सर्व, आणि दुसरे सचिन लोहिया सर आहेत। तर मी त्या दोघांचं इथे स्वागत करतो आणि राजेश सरांना विनंती करतो की त्यांनी मंत्रोच्चार करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी। एक मिनिट सर, फक्त जरा सचिन सरांचा फोन येतोय, मी तो घेतो। हो चालेल। ते मोबाईल वरनं जॉईन आहे, त्यांच्या लॅपटॉपला काही प्रॉब्लेम येत आहेत, जॉईन झालेले आहेत, पण तोपर्यंत तुम्ही अजून थोडं प्रास्ताविक करा, मी 2 मिनिटं सरांशी बोलतो त्यांचे। ठीक आहे। या कार्यक्रमामध्ये हे व्याख्यान मला सतत चालू राहील। 151 पूर्ण झाल्यावर सुद्धा आपण चालू ठेवणार आहोत। तर ज्या ज्या वक्त्यांना बोलण्याची इच्छा आहे, म्हणजे ज्योतिष विषय तर आहे, इतर सुद्धा काही विषय असतील तर त्याची सुद्धा आपण व्याख्यानमाला आयोजित केलेली आहे। आणि ज्यांना कोणाला बोलायची इच्छा असेल, व्याख्यान द्यायचं असेल तर ते इथे देऊ शकतात आणि त्यांच्या संस्थेविषयी माहिती देऊ शकतात। ते संस्थेचे जे कार्य आहे त्याच्याविषयी पण इथे माहिती देऊ शकतात। आपल्या संस्थेचा नंबर, त्यांचे काही वेबसाईट किंवा ईमेल ॲड्रेस या सगळ्यांचे इथे आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये माहिती सुद्धा टाकतो आणि व्याख्यानाच्या दरम्यान सुद्धा ते आपली माहिती इथे देऊ शकतात। आणि वेगवेगळ्या संकल्पना आपण इथे राबवतोय, वेगवेगळे विषय घेऊन, आणि वेगवेगळ्या स्तरातले लोक, याच्या पुढेही बऱ्याचशा आपल्या संकल्पना आहेत, तर त्या वेळोवेळी घोषित केल्या जातील सर। त्याच्याविषयी आपण माहिती देऊ। सचिनजींचा फोन होता की ते अनम्यूट होत नाहीयेत म्हणे, मी मला अनम्यूट करा असं त्यांचा फोन होता। त्यांना को-होस्ट परत करा, ते झालेलं नाहीये। हा, केलं मी त्यांना को-होस्ट, झाले ना? हा, आता मी
और सचिन जी आ रहा है आवाज अभी? हाँ 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 अभी हाँ ठीक है ठीक है. हाँ हाँ पावले सर चालू द्या. पावले हाँ. हा पावले सर बोला आता. धन्यवाद सर. हे कुठलं येते बॅकला सर? एकच मिनिट. हा तर मी इथे सगळ्यांचं स्वागत करतो. आजचे जे पहिले वक्ते आहेत श्रीयुत सचिन लोहिया सर, त्यांचे मी स्वागत करतो. सर आपण आपली व्हिडिओ फ्रेम सेट करा. आपला चेहरा आणि थोडेसे शोल्डर दिसतील अशी फ्रेम. हिंदीत बोलते सर. आप अपनी वीडियो फ्रेम सेट कीजिए सर. सचिन सर. हाँ ठीक है अभी सेट है. अपना सिर्फ चेहरा दिख रहा है, चेहरा और थोड़े शोल्डर दिखेंगे, ऐसा सेट कीजिए. थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए कैमरा और आप. जैसा मेरा और राजेश जी का दिख रहा है ना फ्रेम, वैसा आपका दिखना चाहिए. लैपटॉप पर है या मोबाइल पर है आप? हाँ लैपटॉप पे तो लैपटॉप थोड़ा पीछे कर दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए आप में और लैपटॉप में. ठीक है. आप अभी कैसे बैठने वाले रिलैक्स में वैसा बैठ के देखिए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट रहा है सिर के ऊपर का. ठीक है आता चला. ठीक है. हाँ ठीक है अभी वो हिसाब से ठीक है. वो मैं आपका स्वागत करता हूं सर, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना जो व्याख्यान है वो शुरू कीजिए. उसके पहले आप ही खुद अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हमने इसमें ऐसा ही एक रखा है प्रचलन कि जो वक्ता है तो डॉक्टर सचिन जी लोहिया, और उनका विषय जो है ज्योतिष व वास्तु दृष्टिकोनातून विवाह व्यवसाय. तर हे मराठीतच आपण बोलणार आहात, ठीक है? हरकत नहीं, हिंदी में बोलेंगे. हिंदी में बात करेंगे. ओके सर. हाँ सर हिंदी में बात. हाँ आप सभी को नमस्कार. मेरा नाम डॉक्टर सचिन लोहिया है. ज्योतिष में आचार्य और पीएचडी किया हुआ है और वास्तु में भी आचार्य और पीएचडी किया हुआ है. सबसे पहले मैं राजेश मंडोरे जी और वेद चक्षु के उज्जवल पावले जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन सब के साथ मिलकर के हम इस मंच के ऊपर ये कार्यक्रम कर रहे हैं. आप इसके साथ साथ जितने भी वक्ता यहाँ पर हैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं. सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. मेरा नाम आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया है. राजस्थान से बिलोंग करते हैं. लास्ट 20 ईयर से दिल्ली में रहते हैं. हमारा एक अपना एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मेरा अपना इंस्टीट्यूट है और लास्ट 12 to 15 ईयर से मैं ज्योतिष और वास्तु के अंदर टीचिंग करा रहा हूं. आज राजेश मंडोरे जी और वेद चक्षु के उज्जवल पावले जी के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला. आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के आया हूं. इस विषय का नाम है मैरिज एंड प्रोफेशन इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु. आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैरिज एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी रह गई है. क्यों? क्योंकि लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के जिंदगी में या तो प्रोफेशन से रिलेटेड कोई स्ट्रगल आती है, प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, या मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए मेरा यह प्रायोरिटी है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर पाऊं, और जो भी लोग मैरिटल लाइफ से डिस्टर्ब हैं
या मैरिटल लाइफ में जिनकी प्रॉब्लम है या प्रोफेशन में जिनके अप एंड डाउन है, उन लोगों के सामने कुछ सॉल्यूशंस उनको दे पाएं, एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडियल दे पाएं, वास्तु के रिमेडीज आप लोगों को दे पाएं। आज का सबसे पहले मैं आपको मैरिज के ऊपर कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। मैरिज के लिए यदि हम मैरिज को एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, नाड़ी और वास्तु तीनों तरीके से हम ज्वाइन करके देख पा रहे हैं, तो किसी के भी लगन चार्ट के अंदर 7th हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह मैरिटल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और 7th हाउस आल्सो रिप्रेजेंट द मैरिटल लाइफ। तो सबसे पहले एक एक करके 9 ग्रहों को हम 7th हाउस में पोजीशन देते हैं और 7th हाउस में पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ग्रह पॉजिटिव हैं, जो ग्रह गुड मैरिटल लाइफ बनाते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 7वें घर में यदि किसी भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह की पोजीशन हो, जन्म कुंडली में 7वां घर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है किसी भी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को की मैरिटल लाइफ वेरी गुड होती है, उस व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त होती है, जो उसकी धर्म पत्नी आएगी वो लक्ष्मी कटाक्ष होगी, गोल चेहरा होगा और जिस दिन से उसकी शादी होगी उसी दिन के बाद उस व्यक्ति की धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लग जाती है। 7th हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी पत्नी में उस ग्रह के नेचर आ जाएंगे। तो 7वें घर में यदि शुक्र बैठा है तो उस व्यक्ति की धर्म पत्नी के अंदर शुक्र ग्रह के नेचर आएंगे, जैसे म्यूजिक पसंद करना, मूवी पसंद करना, डांस पसंद करना, सौंदर्य, हर चीज को सजा कर रखना, अपने घर को सजा करके रखना, लग्जरी लाइफ पसंद करना, धन संपदा प्राप्त करना। उसकी वाइफ को निश्चित रूप से धन संपदा प्राप्त होती है। वह धन और ज्वेलरी, डांस, म्यूजिक, परफ्यूम, इन सब चीजों की उसकी वाइफ कहीं ना कहीं शौकीन होती है। और आप देखेंगे घर को पूरे रूप से, अच्छे रूप से सजावट के रूप में वह उसकी वाइफ रखेगी। खुद भी सज धज कर उसकी वाइफ रहेगी। तो ये शुक्र के 7th हाउस में बैठने की वजह से उसकी वाइफ के अंदर शुक्र के सारे लक्षण आ गए। टीवी देखना, म्यूजिक देखना, मूवी देखना, डांस, परफ्यूम लगाना, घर को सजा धजा कर रखना, डायमंड्स पसंद करना, ज्वेलरी पसंद करना, ये सब चीजों की उसकी वाइफ शौकीन होगी। अब इसके बाद में 7वें घर में दूसरे ग्रह को बिठाते हैं। यदि 7th हाउस में बुध ग्रह बैठ जाए, यदि 7th हाउस में बुध ग्रह की पोजीशन होगी तो उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या इफेक्ट आएगा? उसकी वाइफ के अंदर, जैसा मैंने अभी बताया, बुध ग्रह के सारे सिम्टम्स पाए जाएंगे। बुध ग्रह के सिम्टम्स क्या होते हैं? बुध ग्रह जिस व्यक्ति को, उसकी वाइफ को बुध ग्रह डोमिनेट करेगा। बुध ग्रह डोमिनेट करने का मतलब है उसकी वाइफ के अंदर बुध के सारे लक्षण होंगे। बुध का पहला सिम्टम ज्यादा बोलना, कम्युनिकेशन स्किल होना, कन्विंसिंग पावर होना, इंटेलिजेंट होना, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, समझाना, समझदार, टीचिंग में शौक, एस्ट्रोलॉजी में शौक, ये और कन्विंसिंग पावर होना। कंसल्टेंसी देने के लिए शी विल बी कैपेबल। कंसल्टेंसी वाज आल्सो ए वर्क ऑफ द मरकरी। मरकरी अकाउंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मरकरी गणित को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस व्यक्ति की वाइफ के अंदर ये सारे ग्रहों के सिम्टम्स पाए जाएंगे। यदि उसकी वाइफ किसी वजह से वर्किंग होती है तो बुध ग्रह से रिलेटेड वह कार्य करना ज्यादा पसंद करेगी। जैसे
कन्विंस करना, कंसल्टेंसी देना, किसी बात को एक्सप्लेन करना, समझाना, बैंकिंग की जॉब, अकाउंट्स की जॉब, लेखन का कार्य, रिटर्न वर्क, ये सब चीजों में उसकी वाइफ एक्सपर्ट होगी। तो बुध ग्रह के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। बुध बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वाइफ बुध ग्रह बैठने के कारण वजह से बिजनेस माइंडेड भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट ग्रह को लेते हैं, जुपिटर ग्रह। यदि 7th हाउस में किसी भी व्यक्ति का जुपिटर है, तो जुपिटर गुरु ग्रह स्थित है, तो उसकी वाइफ जुपिटर ग्रह के सारे गुण उसकी वाइफ के अंदर मिलेंगे। जैसे उसकी वाइफ धार्मिक होगी, पढ़ी लिखी होगी, पढ़ाई पसंद करेगी, धार्मिक जो भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, कथा होती है, उन सब चीजों को अटेंड करना ज्यादा पसंद करेगी। डेली मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, घंटों पूजा करना, साधना करना, या एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट, इस टाइप के उसकी वाइफ के अंदर गुण पाए जा सकते हैं। गुरु ग्रह एमबीए और बीबीए को भी रिप्रेजेंट करता है, बीबीए और एमबीए को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वाइफ में एमबीए बीबीए मैनेजमेंट के भी लक्षण कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और जुपिटर होने की वजह से उसकी वाइफ अत्यधिक धार्मिक होगी। जुपिटर वहां पे पोजिटेड होने की वजह से अत्यधिक धार्मिक होगी, संस्कारी होगी, और जब वह बोलेगी तो एक, आप ये कह सकते हो, सिस्टमेटिक ढंग से बातचीत करेगी। उसकी बातचीत से 2 मिनट में लग जाएगा कि सी इज वेरी एजुकेटेड। अब हम तीसरे ग्रह को यहां पर लेते हैं, चंद्रमा ग्रह। जिस व्यक्ति का चंद्रमा ग्रह 7th हाउस में पोजिटेड हो, तो उसको हम कहते हैं उसकी वाइफ जिंदगी में कभी ना कभी एक बार घर छोड़ के जाती है। चंद्रमा यात्रा का कारक है, चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है, चंद्रमा खर्चे का कारक है, तो उसकी वाइफ कहीं ना कहीं खर्चीली होगी और ट्रेवलिंग पसंद करेगी। चंद्रमा एक इमोशनल प्लैनेट है, तो उसकी वाइफ को हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो धर्मपत्नी है वह वेरी इमोशनल होगी। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यदि जेंट्स की कुंडली है, मेल चार्ट है, तो उसकी धर्मपत्नी के अंदर ये गुण आ गए। यदि फीमेल चार्ट के अंदर चंद्रमा या शुक्र बुध गुरु जो हमने अभी एक्सप्लेन किया वो बैठा होगा, तो क्या होगा, फीमेल चार्ट में उसके हस्बैंड के अंदर ये सब गुण पाए जाएंगे। ठीक है, अभी चंद्रमा को आगे चलते हैं। चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है, चंद्रमा खर्चे का कारक बोलते हैं नाड़ी के अंदर, और इमोशनल प्लैनेट है, तो उसकी वाइफ सुंदर होगी और इमोशनल होगी और यात्रा पसंद करेगी। अल्टीमेटली 20 से 30% चंद्रमा यहाँ मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब करता है, 70% इज गुड। तो 4 प्लैनेट हमने अभी यहाँ पे लिए जो कि कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अच्छी मैरिटल लाइफ दे रहे हैं। शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा, इन चारों ग्रहों में से किसी की भी यदि 7th हाउस में पोजीशन है तो ओवरऑल गुड मैरिटल लाइफ हम देख सकते हैं। अभी 5वां प्लैनेट हम देखते हैं। 7वें घर में यदि सूर्य ग्रह की पोजीशन हो जाए तो क्या होगा। 7th हाउस में सूर्य ग्रह बैठेगा तो उसकी वाइफ के अंदर जाहिर सी बात है सूर्य के गुण आ जाएंगे। सूर्य का सबसे पहला गुण क्या है, गर्म। सूर्य बहुत ही गर्म प्लैनेट है, तो उसकी वाइफ के अंदर सूर्य के गुण आएंगे। वह उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सेल हो सकती है, हो सकती है, एग्रेसिव हो सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। सन इज ए सेपरेटिव प्लैनेट, तो यहाँ पर कभी न कभी हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर सेपरेशन होने का भी डर रहता है और मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब करेगा सूर्य यहाँ पर होने की वजह से उसकी वाइफ के अंदर एक चिड़चिड़ापन और गुस्सापन आ जाएगा और अत्यधिक उन हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े हो सकते हैं। दैट ऑल विल बी ड्यू टू सन। और सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम किस वजह से होगी, नंबर 1, सूर्य ईगो देगा और गुस्सा देगा। उसकी वाइफ को ईगो और गुस्सा होता है, तो यहाँ पे 7th हाउस में सूर्य बैठा हो तो एक नजर में आप कह सकते हो कि इट कैन डिस्टर्ब द मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह के उपाय करने चाहिए
अब उपायों पे बात आती है तो सूर्य ग्रह के किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। 7th हाउस में तुला राशि आती है, ध्यान से समझेंगे। तो काल पुरुष की 7th हाउस में 7 नंबर की राशि तुला राशि आती है। तुला राशि में सूर्य बैठ गया तो सूर्य यहाँ नीच का सूर्य हो गया। काल पुरुष की बात कर रहा हूं, किसी की भी कुंडली नहीं देखनी है हमको, हर कुंडली काल पुरुष के अकॉर्डिंग विवेचन करनी है। बाकी कोई राशि आ रहा है, ग्रह आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लस और माइनस हो जाएगा। तो सूर्य वहां पे बैठा हुआ है तो नीच का सूर्य हो जाता है काल पुरुष के अनुसार। और सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह को डैमेज करता है, 7वां घर शुक्र का है, शुक्र के साथ सूर्य लिंक आ गया तो कहीं ना कहीं वह मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं मंगल ग्रह। यदि 7th हाउस में मंगल ग्रह आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। 7th हाउस में मंगल ग्रह आएगा तो उसकी वाइफ में मंगल के गुण आ जाएंगे। और मंगल के गुण क्या होते हैं, डोमिनेटिंग। उसकी वाइफ डोमिनेटिंग हो जाएगी, बात बात पर उसको डोमिनेट करना पसंद करेगी, अपनी बात ऊपर रखना। इसी वजह से थोड़ा बहुत झगड़े फसाद हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर, परंतु ओवरऑल मैरिटल लाइफ 7th हाउस में मंगल बैठे तो ठीक रहती है। 20 से 30% हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम रह सकती है यदि मंगल ग्रह बैठेगा। तो उस व्यक्ति को यदि आप कंसल्टेंसी दे रहे हो तो उस एस्ट्रोलॉजर को सुझाव देना चाहिए कि सबसे पहले शादी होते ही एक चीज उसको सिखा दें, भैया वाइफ डोमिनेटिंग होगी, उसकी हाँ में हाँ और ना में ना करना सीख लो, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। थोड़ी देर के बाद में अपनी जो बात चलानी चला लो, जब वो बोले तब आप चुप हो जाओ, और आप जब बोलो तो वो चुप हो जाएगी। तो यदि उसकी हाँ में हाँ थोड़ा सा मिलाना सीख गए तो मैरिटल लाइफ ठीक चली जाएगी। अदरवाइज वाइफ की डोमिनेटिंग नेचर की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रह सकता है। आगे एक चीज और देखेंगे हम, 7th हाउस में मंगल बैठता है तो उस व्यक्ति को मंगलिक बनाता है। तो उस व्यक्ति को सजेस्ट करना चाहिए कि उसका जो भी लाइफ पार्टनर है जिससे वो शादी करना जा रहा है वह भी मंगलिक होना चाहिए। दिस इज द कंपल्सरी रूल। मंगलिक से शादी हो तभी वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। मंगलिक का टॉपिक आया तो आजकल समाज के अंदर एक प्रचलन चला गया है कि मांगलिक दोष भंग से मंगलिक की शादी कर दो। मतलब एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है। नॉन मांगलिक वाले की कुंडली में वह नॉन मांगलिक दिखा रहा है, मांगलिक की कुंडली में मांगलिक दोष भंग दिखा रहा है, तो उससे शादी करने का सुझाव दे दिया जाता है। एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ आप शादी कर लो, आपके इतने गुण मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे समझाना चाहूंगा, गुण मिल रहे हैं इसके ऊपर कभी नहीं जाएं। गुण मिलने के बाद 36 के 36 गुण मिलने के बावजूद भी सेपरेशन हो जाता है। अभी इसी पॉइंट पे आगे चर्चा करेंगे। तो हमने क्या कहा, मंगलिक से शादी हो, 7वें घर में मंगल है, तो उसके लिए जो लड़की आप सेलेक्ट करोगे वह मंगलिक होगी, या लड़की की कुंडली में है तो जो उसका हस्बैंड होगा वह भी मंगलिक ही होना चाहिए, वह भी मंगलिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ ओवरऑल गुड चली जाती है। अब नेक्स्ट प्लैनेट आ रहा है आपका, कौन सा प्लैनेट आ रहा है, नेक्स्ट प्लैनेट आपका आ रहा है शनि ग्रह। शनि ग्रह यदि 7th हाउस में हो तो किस प्रकार के उस व्यक्ति को रिजल्ट आने चाहिए, कैसे समझेंगे, क्या हमें ये सब चीजें रटना चाहिए? नहीं, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी पॉइंट को रटा नहीं जाता। आप कॉन्सेप्ट वाइज चलें, आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 7th हाउस में तुला राशि आती है, तुला राशि में शनि बैठ गया, शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके वहां पे बैठा हुआ है। शनि क्या बैठा हुआ है वहां पे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके बैठा हुआ है। तो आपको ये समझना है कि शनि वहां पे कैसे रिजल्ट देगा। अब आप कहोगे कैसे समझना है, ये तो हमें किताब में पढ़ा हुआ देखेंगे और वैसा के वैसा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वैसा वैसा प्रिडिक्शन कर देंगे। जिंदगी में याद रखो, जो लोग किताब में पढ़ करके प्रिडिक्शन करते हैं वो प्रिडिक्शन कभी नहीं सीख पाते हैं। इसका रीजन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। आप देखिए 7th हाउस किसका है, शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह किस चीज का कारक है, शुक्र ग्रह किस चीज का कारक है, मैरिटल लाइफ का,
लव अफेयर का, रोमांस का। मतलब सातवें घर में यदि शुक्र अच्छा बैठा है तो रोमांटिक लाइफ होगी हस्बैंड वाइफ के बीच में, मैरिटल लाइफ विल बी वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसकी जगह के ऊपर यहां पे कौन आ गया? शनि ग्रह आ गया। शुक्र एक रोमांटिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और शनि संन्यास को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ग्रहों के आपस में नेचर देखिए। शनि वहां पे बैठ गया तो मैरिटल लाइफ में एक किसी न किसी प्रकार की उदासी आ जाएगी, किसी न किसी प्रकार की उदासी आ जाएगी। क्यों? अब देखिए, उसके स्पाउस के अंदर, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि बैठा है, उसके स्पाउस के अंदर किस प्रकार के विचार आ जाएंगे? संन्यास टाइप के विचार। मतलब जो हमारा भौतिक जीवन है उसको छोड़ करके एक निराशा आ जाएगी जिंदगी में, निराशा आ जाएगी। वह धर्म के प्रति भागेगा, निराशा आ जाएगी। एक बहुत ज्यादा धार्मिक हो गया, संन्यास की तरफ भाग रहा है, और एक रोमांटिक लाइफ की तरफ भाग रहा है, तो दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। यही वजह है 7th हाउस में शनि बैठने की वजह से मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब करता है। और कुछ कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है, उन जातक में डाइवोर्स जैसी सिचुएशन भी आ जाती है और डाइवोर्स भी हो जाता है। तो शनि यहाँ पे मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीज हम समझेंगे। अब नेक्स्ट हम प्लैनेट जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, शनि। अच्छा, शनि यहाँ पे बैठेगा तो क्या देगा? दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देगा। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक दीवार खड़ी है और वो दीवार उन दोनों को कभी नहीं मिलने देगी। दीवार किस टाइप की हो सकती है? या तो दोनों में एज का डिफरेंस है, एक 30 साल का है, एक 20 साल का है, 20 ईयर, 1 is 20 ईयर, वाइफ 20 साल की है, हस्बैंड 30 ईयर का है। या तो एज का डिफरेंस है या सोच का डिफरेंस है, एक बहुत ज्यादा रोमांटिक है, एक संन्यास की तरफ भाग रहा है। तो किसी न किसी प्रकार का बड़ा डिफरेंस उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर मिलेगा। ये शनि की पोजीशन होने के कारण से हो जाता है। या तो एज का डिफरेंस होगा या सोच का डिफरेंस होगा। और शनि क्या है? एक बहुत ज्यादा मैच्योर प्लैनेट है, तो जो भी उसका स्पाउस होगा जरूरत से ज्यादा मैच्योर होगा। शनि बुढ़ापे को रिप्रेजेंट करता है। बुढ़ापे का मतलब क्या है? शारीरिक बुढ़ापा नहीं, सोच का बुढ़ापा, अर्थात एक्स्ट्रा मैच्योर, बहुत जरूरत से ज्यादा मैच्योर है। 50 साल, 60 साल, 70 साल के व्यक्ति जैसी सोच उसके स्पाउस की बन गई, और एक की सोच कितनी है? 20 साल, 25 साल यंग लड़के की सोच। तो यह शनि ग्रह वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब लेते हैं 7वें घर में यदि राहु की पोजीशन आ जाए तो क्या क्या होगा? राहु क्या है, क्या करता है राहु? कुछ लोगों के दिमाग में फटाफट आया वो 7वें घर में राहु मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम करता है। यह सच है कि 7th हाउस में राहु बैठेगा तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों करेगा? व्हाट आर द रीजन, क्यों करेगा? फिर बेसिक पे आ जाओ। जिसके बेसिक ज्यादा स्ट्रांग होंगे वह एस्ट्रोलॉजी में बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। 7वां घर किसका है? शुक्र का। शुक्र किसका है? साफ सफाई, सुंदरता, साफ सफाई, सुंदरता, ब्यूटी, लग्जरी लाइफ का कारक है। जो व्यक्ति शुक्र प्रधान होगा उसकी ड्रेस देखो एकदम टिप टॉप प्रेस करी हुई रहेगी, परफ्यूम लगा के टिप टॉप होके निकलेगा। उसके घर में जाके देखो एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। राहु किस चीज का कारक है? राहु गंदगी का कारक है। गंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कूड़ेदान को रिप्रेजेंट कर रहा है, डस्टबिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉयलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेप्टिक टैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो दोनों में कितना मतभेद हो गया, एक गंदगी का कारक, एक साफ सफाई का कारक। दिस इज द रीजन 7th हाउस में राहु मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम करता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, 7th हाउस में शनि बैठेगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम करेगा? मंगल बैठेगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम पैदा करेगा? और राहु बैठेगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम पैदा करेगा? इन तीनों में क्या भेद है? मंगल बैठेगा तो वाइफ सिर्फ डोमिनेटिंग होगी, शनि बैठेगा तो सोच का डिफरेंस होगा, और राहु बैठेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़े का कारण क्या होगा? भ्रम। राहु धुएं का कारक है, भ्रम का कारक है। यदि आप अपने घर में बैठे हो और एक चारों तरफ यदि धुआं कर दिया जाए तो 4 फीट दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है? आपके चारों तरफ धुआं फैल गया, भ्रम। इसीलिए उन दोनों के बीच में
कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, भ्रम होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग और भ्रम की वजह से झगड़े होते हैं और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के एंट्री कर करके लड़ाता है। यह राहु की पोजीशन के कारण से होता है। राहु 7th हाउस में भी मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, यह बात सच है। अब आगे चलते हैं। यदि 7वें घर में केतु बैठ जाए तो क्या होगा? 7वें घर में केतु बैठ जाए तब भी केतु मैरिज की प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब वही क्वेश्चन आ गया, शनि बैठेगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम पैदा करेगा, राहु बैठेगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, केतु बैठेगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम होगी। आइए इसको समझते हैं। केतु बैठेगा, केतु को कैंची बोला जाता है। केतु को क्या बोला जाता है? कैंची। तो 7वें हाउस में यदि केतु बैठ गया तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ में एक सेपरेशन देता है और ऐसी कोई सिचुएशन पैदा करता है जिसकी वजह से, कैंची का मतलब क्या है? धागा है, फटाक से काट दो। राहु में लंबी मैरिटल लाइफ चलती है, एकदम अचानक से डाइवोर्स नहीं होता। केतु तो फटाक से आके कैंची की तरह काट देता है मैरिटल लाइफ को और बहुत जल्दी डाइवोर्स या झगड़े होकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव मैरिटल लाइफ हो जाती है। राहु धीरे धीरे करता है, शनि भी धीरे धीरे करता है, बट केतु उसको कैंची की तरह काट देता है। आगे नेक्स्ट कुछ और रूलों को समझने जा रहे हैं हम। यदि 7वें घर का मालिक 7th हाउस में जो भी राशि आ रही है, 7th हाउस में जो भी राशि आ रही है, यदि वो राशि का मालिक यदि 6th हाउस में बैठ गया, अपने से 12वां बैठ गया, तो मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स या मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देख सकता है। वाइफ को छोटी मोटी बीमारी होगी, शादी होते ही रोग ऋण शत्रु आ जाएंगी। 7th हाउस का मालिक यदि 8वें घर में चला गया तो क्या होगा? 8वें घर में चला गया तो बीवी को लंबी बीमारी हो जाएगी, शादी होते ही बीवी बीमार। और 7th हाउस का मालिक 12वें भाव में जाता है तो 12वां भाव भी हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। या तो बीवी का विदेश से लिंक होगा, बीवी एमएनसी कंपनी में जॉब करेगी, बीवी विदेश से आएगी, और ये सब नहीं होगा तो वाइफ बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा तब भी प्रॉब्लम देगा। क्यों देगा? क्योंकि 7वें घर से दूसरा घर 8वां है। तो ये सब सिचुएशंस हमने देखी जिससे हमें पता चला ये रीजन मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स के हैं। अब शत्रु का पता कर दो। शुक्र एक तीसरा रूल, पहला रूल 7वें घर में जो बैठा है उससे पता चला, दूसरा रूल 7वें घर के लॉर्ड से पता चला, तीसरा रूल यदि शुक्र ग्रह कारक ग्रह है, वो जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा है, यदि उसके साथ राहु या केतु आ गया, राहु या केतु आ गया तो मैरिटल लाइफ में निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि शुक्र मैरिटल लाइफ का कारक है और राहु और केतु शुक्र के परम शत्रु हैं, वो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने वैदिक के हिसाब से मोटा मोटी कुछ आंकड़ों को देखा। यही सेम चीजें आप नवमांस में देख सकते हो। नवमांस जो चार्ट होता है उसमें भी 7वें घर में शनि राहु केतु सूर्य बैठ गया तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। नवमांस में 7वें घर का मालिक यदि 6ठे घर में बैठ गया तब भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। नवमांस में 7वें घर का मालिक 8th हाउस में गया तब भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। नवमांस में शुक्र के साथ राहु केतु आ गया तब भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। तो ये हमने वैदिक के नजरिए से इस चीज को देखा। आइए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और होता है केपी सिस्टम या नक्षत्र नाड़ी सिस्टम। उसके अंतर्गत मैरिज को किस प्रकार से देखा जाता है, उसके अंदर हाउस के सिग्निफिकेटर आते हैं। अब आप कहोगे सिग्निफिकेटर क्या बला है? सिग्निफिकेटर का मतलब हर ग्रह के आगे नंबर लिखा होगा, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसका मतलब समझा देता हूं। यदि मान लो शनि ग्रह के आगे 7 और 11 लिखा हुआ है, मतलब शनि 7 और 11 का रिजल्ट देगा। शनि 7 और 11 का रिजल्ट देगा। शनि के आगे 5 लिखा हुआ है तो शनि जन्म कुंडली के 5th हाउस का रिजल्ट देगा। तो नक्षत्र नाड़ी सिस्टम में या केपी सिस्टम में यदि 6 नंबर किसी प्लैनेट के आगे सिग्निफाई हो जाए, 6 नंबर सिग्निफाई हो जाए और 10 नंबर सिग्निफाई हो जाए तो डेफिनेटली मैरिज में प्रॉब्लम है। 6 नंबर सिग्निफाई होने का मतलब है उस ग्रह की दशा में 6th हाउस के रिजल्ट आएंगे। और 6th हाउस क्या देता है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से? डाइवोर्स। 7वें घर से 12वां, हर हाउस से 12वां हाउस उसका शत्रु होता है, तो 7वें घर से 12वां 6th हाउस, सो मैरिटल प्रॉब्लम। 7वें घर में यदि वो बैठा है तो मैरिटल लाइफ में डेफिनेट प्रॉब्लम आएगी। अभी हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैरिज को वास्तु के नजरिए से देखते हैं कि
अब हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या हम ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो एक जटिल हुई मैरिटल लाइफ, जिसमें मैरिटल लाइफ में जो कष्टदायक मैरिटल लाइफ है वो एक अच्छी मैरिटल लाइफ हो जाए, उसमें वास्तु के नजरिए से क्या कर सकते हैं। तो वास्तु के उपाय जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वास्तु को रीडिंग कैसे करते हैं, वास्तु रिजल्ट कैसे देता है, और वास्तु में प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो वास्तु में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वैवाहिक जीवन कौन सी डायरेक्शन से देखते हैं, और वो डायरेक्शन कैसे अच्छी होगी कैसे बुरी होगी। बस इतना समझ लो, मैरिज खत्म, वास्तु से आपकी मैरिटल लाइफ का इलाज हो जाएगा। तो जितने भी श्रोता इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उनको मैं ये समझाने जा रहा हूं, मैरिटल लाइफ यदि वास्तु के नजरिए से देखनी है तो साउथ वेस्ट दिशा से देखें। साउथ वेस्ट दिशा इज द कारका ऑफ द मैरिटल लाइफ। मैरिटल लाइफ को रिप्रेजेंट साउथ वेस्ट दिशा करती है। यदि किसी व्यक्ति की साउथ वेस्ट दिशा डिस्टर्ब है तो 101% उस व्यक्ति की मैरिटल लाइफ में तूफान आना ही आना है। प्रॉब्लम नहीं आएगी, तूफान आएगा सीधा और सब कुछ साफ करके ले जाएगा। अब बात आती है साउथ वेस्ट दिशा कैसे अच्छी होगी कैसे बुरी होगी। साउथ वेस्ट दिशा नीट एंड क्लीन रखें और उसके अंदर येलो कलर रखें। साउथ वेस्ट दिशा में येलो कलर इज वेरी गुड, वेरी गुड। और नीट एंड क्लीन रखें। साउथ वेस्ट दिशा में बेडरूम रख सकते हो, बेडरूम रखोगे तब भी ठीक है। अब बात आती है साउथ वेस्ट दिशा डिस्टर्ब कैसे होती है, लिख सकते हैं। साउथ वेस्ट दिशा में यदि रेड कलर आ जाए, पिंक कलर आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए, ये 4-5 कलर मैंने आपको बताए हैं, रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। यदि ये सब कलर साउथ वेस्ट दिशा में आ गए हैं तो 101% कागज पे लिख करके स्टाम्प लगा के उस व्यक्ति को दे दो कि इस व्यक्ति की मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब है और बाकी सब रिश्तों में भी डिस्टर्ब है। साउथ वेस्ट दिशा पितरों को भी रिप्रेजेंट करती है और साउथ वेस्ट दिशा हमारी जिंदगी के जितने भी वो होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं, उन सबको भी रिप्रेजेंट करती है। उन सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात आती है और क्या क्या चीजें हो गई जिससे हमारी साउथ वेस्ट दिशा डिस्टर्ब हो सकती है। साउथ वेस्ट दिशा में यदि टॉयलेट आ जाएगा तो साउथ वेस्ट दिशा डिस्टर्ब हो सकती है। साउथ वेस्ट दिशा में बाथरूम आ जाएगा तो बाथरूम पानी, टॉयलेट नहीं सिर्फ पानी आ गया तो डिस्टर्ब हो सकती है। ये दोनों साउथ वेस्ट दिशा के एंटी हैं। पानी आ गया किसी भी फॉर्म में दिक्कत है। साउथ वेस्ट दिशा में किचन आ गया तो वहां पे प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट दिशा की एंट्री आ गई तो उसमें प्रॉब्लम है। कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे मेरे साउथ वेस्ट, उसको ये पूछ लो, इतना सा पूछो साउथ वेस्ट दिशा में क्या है, वो बोलेगा मेरे या तो किचन है या टॉयलेट है या बाथरूम है या एंट्रेंस है। आप फटाक से उसको दूसरा क्वेश्चन पूछ दो, भैया 101% तुम्हारी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है और जिंदगी में होने वाले सभी रिश्तों में प्रॉब्लम है। यदि ये सब आ गए हैं तो उसकी वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम मिलेगी। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं साउथ वेस्ट दिशा में जो दोष है उस दोष को किस प्रकार से ठीक करें ताकि हमारी जो एक मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उस मैरिटल लाइफ को प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। हाउ वी कैन क्योर, how we can repair our marital life problem, how we can repair the southwest direction, what are the reason and what are the for it। साउथ वेस्ट दिशा में यदि टॉयलेट है तो लिखेंगे नंबर 1 टॉयलेट ब्लॉकर लगा सकते हैं। टॉयलेट ब्लॉकर कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ये राजेश मंडोर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट दिशा में ब्रास की स्ट्रिप से स्क्वायर कट लगा दें, टॉयलेट है तो और बॉक्स बना दे टॉयलेट की सीट के चारों तरफ ब्रास की स्ट्रिप से, उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है कम हो जाएगा। और ब्रास का बना हुआ टॉयलेट ब्लॉकर आता है वो लगा दे, इससे आपका टॉयलेट रिपेयर हो गया। यदि बाथरूम है तो क्या करें हम, बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को ब्रास की स्ट्रिप से हम कट कर सकते हैं, ब्रास की स्ट्रिप से कट कर सकते हैं। यदि किचन है तो किचन के लिए क्या करें, किचन अग्नि बैलेंसर आता है जो गैस के पास में लगा दे। एक किचन अग्नि बैलेंसर इंस्ट्रूमेंट आता है वह उठा करके गैस के पास में बना दे, साउथ वेस्ट दिशा के किचन का दोष दूर हो जाएगा। या फिर येलो जैसलमेर पत्थर आता है वो गैस के नीचे रख दे, उससे दूर हो जाएगा। उससे आप देखेंगे 1 महीने के अंदर 15 दिन के बाद में रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। 15 दिन के पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं करे, 15 दिन से 1 महीने के अंदर
पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे, मेटल लाइफ की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करें, यदि इंट्रेंस है तो क्या करें, इंट्रेंस में ब्रास के स्ट्रिप से काट दें, इंट्रेंस के आगे आगे ब्रास के स्ट्रिप का कट लगा दें और इंट्रेंस ब्लॉकर लगा दें, इंट्रेंस भी ठीक हो जाएगी। इंट्रेंस ठीक हो गया, टॉयलेट ठीक हो गया और किचन ठीक हो गया। डस्टबिन है तो क्या करें, डस्टबिन है तो उसके चारों तरफ स्क्वायर ब्रास के स्ट्रिप से लगा दे, या फिर सेप्टी टैंक है तो क्या करें, सेप्टी टैंक के ऊपर ऊपर चारों तरफ ब्रास की स्ट्रिप से कट लगा दे। कट लगाने का मतलब है चौकोर बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बॉक्स बनाना है, कहीं भी स्ट्रिप में स्पेस नहीं होना चाहिए, जहां से स्ट्रिप शुरू होगी वहीं से आके मिल जाएगी। यदि बड़ी स्ट्रिप छोटी स्ट्रिप है तो 2 जोड़ लगाने पड़ेंगे, तो एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप को जोड़ती हुई निकले। कुछ नहीं करना, जो टाइल्स काटता है उसको बुलाना है और धीरे से ड्रिल कराना है, चौकोर बॉक्स बना दो और उसके अंदर उसको स्ट्रिप को अंदर कर दो। ब्रास की बनी हुई स्ट्रिप बहुत आती है, तो ये बहुत अच्छे सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूं, साउथ वेस्ट दिशा में येलो कलर कर दो। इसके अलावा एक और गोल्डन आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, साउथ वेस्ट दिशा में हस्बैंड और वाइफ की फोटो लगा दो, चाहे आपके घर के साउथ वेस्ट दिशा में कुछ भी है। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की एक फोटो लीजिए जिसमें स्माइल करते हो। और यदि कुछ लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, सर स्माइल तो अभी तक किए नहीं, तो फोटो कहां से आएगी स्माइलिंग की फोटो? तो कुछ नहीं कीजिएगा, फोटोग्राफर बना देता है, फोटोग्राफर नकली स्माइल लगा देगा। तो दोनों स्माइल करते हुए हस्बैंड वाइफ की एक फोटो साउथ वेस्ट दिशा में टांग दो। 15 दिन से 1 महीने के अंदर मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत अच्छे सुधार आ जाएंगे। सिर्फ एक फोटो लगानी है और येलो कलर करना है, इससे इजी रेमेडी क्या होगी? तो ये मैंने वास्तु के नजरिए से कुछ चीजें बताई। अब वास्तु के नजरिए से एक चीज और देखते हैं, साउथ ईस्ट दिशा। साउथ ईस्ट दिशा का मालिक शुक्र ग्रह है, साउथ ईस्ट दिशा का मालिक शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह साउथ ईस्ट दिशा में भी देखें, टॉयलेट, डस्टबिन या इंट्रेंस, किचन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि ये सब चीजें हैं तो टॉयलेट है तो उसको कॉपर स्ट्रिप से कट कर दो और टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो। किचन है तो किचन अग्नि बैलेंसर लगा दो। और साउथ ईस्ट में कौन सा पत्थर लगेगा? ग्रीन जैसलमेर पत्थर गैस के नीचे रख दीजिए, ये दोनों ठीक है। इंट्रेंस है यदि साउथ ईस्ट में तो क्या करेंगे, कॉपर की स्ट्रिप से काट दीजिए। एक और नेक्स्ट पॉइंट, यदि साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट है, डस्टबिन है, सेप्टी टैंक है, तो कॉपर की स्ट्रिप से उसे काट दीजिए, चौकोर बॉक्स बना दीजिए। ये हमारा साउथ ईस्ट दिशा भी ठीक हो गई। अब बात आती है, यदि आप लोगों के अंदर मैरिटल लाइफ, बोला शादी के बाद मैरिटल लाइफ कैसे चल रही है? बड़ा धीरे से बोलेगा, चल रही है। बस धीरे से बोला, इतने में समझ जाओ उसकी हवा निकली हुई टायर की। क्यों? मैरिटल लाइफ में आपस में अटैचमेंट नहीं है। हस्बैंड वाइफ में साथ में रह रहे हैं, साथ में खा रहे पी रहे हैं, 5 साल हो गए मैरिज को, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अटैचमेंट नहीं है। हस्बैंड के दर्द हो रहा है, वाइफ म्यूजिक सुन रही है, टीवी देख रही है, हस्बैंड दर्द से इधर चिल्ला रहा है, वाइफ के दर्द हो रहा है, हस्बैंड इधर एंजॉय कर रहा है। मैरिटल लाइफ में अटैचमेंट नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है। अब जानिए प्यार मोहब्बत कैसे पैदा करेंगे। लिखो NNW। NNWA नाम की एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की एक डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन में आपके कोई दोष है तो सबसे पहले तो NNW के अंदर हस्बैंड वाइफ की एक फोटो लगा दो ताकि आपस में अटैचमेंट पैदा हो जाए। वही स्माइलिंग फोटो उठा के NNW में लगा दो। दूसरा, NNW में टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए क्या करेंगे हम, एल्युमिनियम स्ट्रिप से कट कर दो, टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो। NNW में किचन है तो किचन अग्नि बैलेंसर लगा दीजिए। NNW में यदि इंट्रेंस है तो एल्युमिनियम की स्ट्रिप से काट दीजिए, इंट्रेंस ब्लॉकर लगा दीजिए। डस्टबिन या सेप्टी टैंक है तो एल्युमिनियम स्ट्रिप से चौकोर स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए। ये डायरेक्शन के दोष खत्म। NNW में आप क्या कलर कर सकते हो, ब्लू कलर वहां पे थोड़ा सा चल जाएगा। एंटी कलर है, दूसरे कोई कलर है तो हटा दीजिए, या फिर क्रीम एक यूनिवर्सल कलर है जो आप कर सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन आता है कि सर कलर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर करें, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर करें। तो उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सारी डायरेक्शंस में सिर्फ क्रीम कलर कर दो, छुट्टी। क्रीम कलर हर डायरेक्शन में अच्छा होता है, क्रीम बट लाइट क्रीम कलर होना चाहिए। कोड लिख सकते हैं, एशियन पेंट का 152 आता है, एशियन पेंट का 152 आता है, उसको वहां पे लगाना है, एकदम लाइट येलो कलर। व्हाइट नहीं होगा परंतु एकदम लाइट येलो होगा।
उसे क्रीम कलर बोल सकते हो, वो वहां पे लगा सकते हो। क्रीम कलर भी नहीं बोल सकते, ये कहते हैं ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट कलर सभी डायरेक्शंस के लिए अच्छा होता है। तो ये हमने शॉर्ट के अंदर जाना कि वास्तु के नजरिए से किस प्रकार से आप किसी की मैरिटल लाइफ अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अभी कुछ चीजें मैं और समझाना चाहूंगा आपको प्रोफेशन के नजरिए से। प्रोफेशन के नजरिए से कि जन्म कुंडली में अभी वास्तु की बात चल रही थी, तो वास्तु को ही हम समझा देते हैं। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ये इस टाइप के एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वो। तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारा अपना एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है और पिछले 15 साल से हम लोग टीचिंग करा रहे हैं। राजेश जी, इसको जो स्पॉटलाइट था वो कर दीजिए, थोड़ा सा हट गया ये। राजेश जी, कोई स्पॉटलाइट किया हुआ है? किया हुआ है अभी? हाँ, किया हुआ है, आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन आपने गैलरी मोड लगाया होगा, इसलिए आपको गैलरी दिख रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप स्पीकर व्यू कर लीजिए उसको। अच्छा स्पीकर व्यू कर लिया, ठीक है। अब प्रोफेशन के एंगल से, पैसे के एंगल से आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। सबसे पहले वास्तु की ही बात करते हैं। यदि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से, छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों में से किस किस व्यक्ति को पैसा चाहिए, तो लगभग 99% नहीं 100% सब लोगों के मन में आ रहा होगा, हाँ मुझे भी चाहिए, आज तो मजा आ गया, फ्री के अंदर ऐसी जो ज्वाइनिंग कर ली और सर उपाय भी बता रहे। जिसको पैसा चाहिए वो अपने कान खोल ले और कागज कलम लेकर के लिख सकते हैं। पैसा कौन सी डायरेक्शन से आता है? पैसे के लिए दो तीन डायरेक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन से पैसा आता है, अर्थात अपॉर्चुनिटी। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो बिजनेस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो सारी हम नॉर्थ डायरेक्शन से देखते हैं। कहां से देखते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन से। तो नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष कभी नहीं होना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष है तो अपॉर्चुनिटीज आने में प्रॉब्लम होगी। यदि नौकरी करते हो तो अच्छे इंटरव्यू भी नॉर्थ डायरेक्शन से आते हैं, तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाएगी, अब पता करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन कैसे अच्छी होती है, कैसे बुरी होती है। सबसे पहले लिखे, नॉर्थ डायरेक्शन का अपना कलर ब्लू कलर होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ब्लू कलर होना चाहिए। ब्लू कलर कर दीजिए आप अपने घर में, ब्लू कलर नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और इंटरव्यूज ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन कलर इज ऑल्सो सपोर्टिंग कलर। ग्रीन कलर भी कई बार चल जाता है। एक और पॉइंट पे आएंगे, कौन से कलर एंटी कलर हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर। रेड, पिंक और येलो, ये तीन सबसे बड़े नॉर्थ के दुश्मन हैं। अब कुछ समझ रहे होंगे कि यार ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, कितना लिखेंगे, चलो याद करने की भी टेक्निक सिखा देता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन के हमेशा हर डायरेक्शन के सामने वाली डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसका कलर कभी नहीं लगाना। जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाली डायरेक्शन उसकी दुश्मन है, और सामने वाली डायरेक्शन का कलर वहां पे बुरा होगा। नॉर्थ के सामने कौन सा आता है? साउथ। साउथ का कलर कौन सा होता है? रेड और पिंक। तो साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ और पिंक कलर बुरा है, उसको हटा दीजिए। येलो कलर ऑल्सो बैड, क्योंकि येलो कलर साउथ वेस्ट का कलर है, ये बैड है, अपोजिट सामने वाली डायरेक्शन का है, इसको हटा दीजिए। और ब्लू या ग्रीन कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड। यदि नॉर्थ डायरेक्शन में किसी का टॉयलेट है तो क्या करें? यदि नॉर्थ डायरेक्शन में किसी का टॉयलेट है तो सबसे पहले एल्युमिनियम की 1 इंच चौड़ी और 2 mm मोटी स्ट्रिप लीजिए और उससे चारों तरफ उसके टॉयलेट को काट दीजिए। चारों तरफ स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए एल्युमिनियम स्ट्रिप से।
और ज्यादा इजी समझना चाहते हो तो टॉयलेट ब्लॉक कर लीजिए और वो उठा करके टॉयलेट की वॉल पे लगा दीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब कहां से लीजिए, इसके लिए राजेश मंडोर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों उपाय करने से नॉर्थ डायरेक्शन का टॉयलेट ठीक हो जाता है। यदि नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है तो हम क्या करें? नंबर 1, किचन अग्नि बैलेंसर गैस के पास में रख दें। नंबर 2, नॉर्थ डायरेक्शन में जो गैस होता है उस गैस के स्टोव के नीचे, आप क्या रख दीजिए? ग्रीन कलर का, ग्रीन जैसलमेर पत्थर रख दीजिए। ये 2 उपाय कीजिए, किचन का वास्तु दोष खत्म। यदि नॉर्थ में डस्टबिन है तो उसके चारों तरफ एल्युमिनियम से स्क्वायर बॉक्स बना दीजिए। कैसे बनाओगे? दीवार नीचे चारों तरफ कटिंग करनी है टाइल्स वाले से, टाइल्स वाला कटिंग कर देगा, वो स्ट्रिप अंदर चली जाएगी और ऊपर लगा देगी। कुछ लोगों के क्वेश्चन आया कि सर किराए के मकान में रहते हैं, आप क्या करें? किराए के मकान में रहते हो तो ऊपर एल्युमिनियम स्क्वायर लगा दीजिए और उसके ऊपर पतली सीमेंट लगा दीजिए। ये होगा जब खाली करोगे तो उसको उठा दीजिए ताकि मकान मालिक को दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यदि नॉर्थ में एंट्रेंस हो तो क्या करें? नॉर्थ में एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी जाती है, एंट्रेंस इज गुड। डस्टबिन, सेफ्टी टैंक हो तो क्या करें? एल्युमिनियम की स्ट्रिप ले, सेफ्टी टैंक के बाहर चारों तरफ एल्युमिनियम की स्ट्रिप से कट लगा दे, बाहर चारों तरफ स्क्वायर बॉक्स लगाए, उसके ऊपर एक सीमेंट कर दे एल्युमिनियम की स्ट्रिप के। एल्युमिनियम की स्ट्रिप का जहां दोनों जोड़ होंगे वो दोनों जोड़ मिलने जरूरी है। यदि दोनों जोड़ों में स्पेस आ गया तो वह काम नहीं करेगा। तो ये तीनों चारों उपायों से आपका टॉयलेट ठीक हो गया, एंट्रेंस ऑलरेडी अच्छा है, किचन ठीक हो गया, डस्टबिन ठीक हो गया, सेफ्टी टैंक ठीक हो गया। ये सब चीजें ठीक होगी तो नॉर्थ डायरेक्शन का आपका दोष खत्म, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होगी। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं पैसा आता है, पैसे की इनकमिंग और आउटगोइंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जब से इस घर में प्रॉपर्टी में आए हैं तब से लाखों करोड़ों रुपए के लॉस के नीचे आ गए हैं, कोई मेरा पैसा लेके खा जाता है, कोई मेरा पैसा लेके भाग जाता है, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है, तो इन सब चीजों की क्या उपाय करें? तो इन सब चीजों का उपाय लिख लीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ये सारी चीजें देखा जाता है, पैसे की इनकमिंग आउटगोइंग, कोई पैसा लेके भाग गया, डूब गया, उधार हो गया, ये सब चीजें। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर और पिंक कलर कर दे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड पिंक कर दे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लू कलर, ग्रीन कलर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लू कलर हटा दे, येलो कलर हटा दे, ब्लैक कलर हटा दे, ये सब कलर, सिल्वर कलर हटा दे, ये सब कलर आ रहे हैं तो हटा दीजिए, व्हाइट कलर आ रहे हैं तो हटा दीजिए, सिर्फ रेड और पिंक रख सकते हो आप उसमें, या फिर यूनिवर्सल कलर जो ऑफ व्हाइट होता है वो रख सकते हो, इससे आपका साउथ ईस्ट ठीक हो जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो क्या करेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि टॉयलेट है तो उसको कॉपर की स्ट्रिप से काट देंगे, चारों तरफ स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और एक टॉयलेट ब्लॉकर लगा देंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो क्या करें? देखो किचन नॉर्मली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है, परंतु हम क्या करते हैं, रटत विद्या पचत खेती, एक रट लिया साउथ ईस्ट में किचन अच्छा है, बस बात खत्म। अरे भैया किचन में पानी भी तो होता है, सिंक भी तो होता है, साउथ ईस्ट में पानी अच्छा नहीं होता, वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या करें, आप किचन अग्नि बैलेंसर लगा दें और जो पानी का जो सिंक होता है जहां पे साउथ ईस्ट में पानी आ रहा है उसके चारों तरफ स्क्वायर बॉक्स लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में डस्टबिन है तो उसके चारों तरफ कॉपर से स्क्वायर बॉक्स लगा दें, और साउथ ईस्ट दिशा में आपका सेफ्टी टैंक है तो उसके चारों तरफ स्क्वायर कॉपर से बॉक्स लगा दे। डस्टबिन हो गया, सेफ्टी टैंक हो गया, किचन हो गया। एंट्रेंस, साउथ ईस्ट में एंट्रेंस ऑल्सो नॉट गुड, तो साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है तो कॉपर की स्ट्रिप से नीचे काट दे और ऊपर व्हाइट सीमेंट लगा दे। व्हाइट सीमेंट इसलिए लगानी है ताकि उतरे ना, या ड्रिल करके अंदर कर सकते हो, या एंट्रेंस ब्लॉकर भी लगा सकते हो आप, दोनों में से वन ऑफ देम यू कैन सेलेक्ट। साउथ ईस्ट में मंदिर हो तो मंदिर अच्छा नहीं होता, मंदिर हटा दीजिए। तो ये सब उपाय आप करने से आपके घर के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ, एक और उपाय बता रहा हूं जो आप फटाफट करके फटाफट पैसा लगा सकते हो। नॉर्थ दिशा में 108 वाला पिरामिड लगा दे। एक पिरामिड आता है जिसमें 91 पिरामिड आता है, 91 वाला लगा दो, वो भी ठीक है। जिसमें 91 पिरामिड होता है वो नॉर्थ दिशा में लगा दे, और नॉर्थ दिशा में मनी प्लांट लगा सकते हो, इससे भी आपका पैसा आ सकता है। और ज्यादा यदि आपको प्रॉब्लम है
और ज्यादा यदि पैसा चाहते हो तो साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन चारों डायरेक्शंस के अंदर आप मनी मैग्नेट दीवारों पे हैंग कर सकते हैं। मनी मैग्नेट आते हैं जो दीवारों पे फिट कर देंगे, तो इससे भी काफी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। 3 पीस आते हैं, 3 साउथ ईस्ट में लगते हैं, 3 साउथ वेस्ट में लगते हैं, 3 नॉर्थ ईस्ट में लगते हैं, 3 नॉर्थ वेस्ट में लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए राजेश मंडोर जी का नंबर दिया हुआ, उनको फोन घुमाइए, पता लग जाएगा। तो ये उपायों से आपका साउथ ईस्ट और नॉर्थ दोनों ठीक हो जाएगा, पैसे की इनकमिंग अच्छी हो जाएगी। एक और छोटा सा आप उपाय कर सकते हो, आप वेस्ट दिशा से भी इनकम देखते हैं। वेस्ट दिशा में सिर्फ व्हाइट कलर कर दे, ग्रीन कलर नहीं करेगी। वेस्ट दिशा से इनकम देखते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में व्हाइट कलर कर दे, ग्रीन कलर हटा दे, ब्लू कलर हटा दे, वेस्ट डायरेक्शन ओके हो जाएगी। वेस्ट दिशा में किचन लगा सकते हो, किचन इज वेरी गुड। वेस्ट दिशा में टॉयलेट है तो आयरन की स्ट्रिप से काट दीजिए। वेस्ट ठीक होगी, साउथ ईस्ट ठीक होगी, नॉर्थ ठीक होगी, पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। यदि अभी इस वीडियो में जितने मैंने उपाय बताए, यदि इतने उपाय भी आप कर लेते हो तो पैसा आता नहीं है, पैसा बरसता है। कहां से आता आएगा पता ही नहीं चलता है। तो ये सब मैंने आप लोगों को उपाय बताए हैं, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिटल लाइफ दोनों चीजें ठीक कर सकते हैं, वास्तु के हिसाब से भी और कुंडली के हिसाब से भी। इन उपायों को करने से आपको रिजल्ट जो है 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में आप लोगों को मिल सकती है। रिजल्ट जो है 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जो प्रोडक्ट यदि आप तोड़ फोड़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे टॉयलेट है, ये है, वो है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट रख के भी आप अपने बहुत अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हो। सर हमारे पास टाइम है क्या अभी? हेलो, 10 मिनट और, ठीक ठीक। इसके आगे अभी हमने समझा को साउथ ईस्ट दिशा से किस प्रकार से आएगा पैसा। अब आगे कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी 5 लाख 10 लाख रुपए के कर्जे में फंसे हुए हैं, जितनी इनकम आती है वो तो सारा कर्जे वाला ही ले जाता है, हमारे पास तो 98 नहीं बचते महीने के एंड में। अब हम क्या करें? तो इसके लिए समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, सुनना, और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। यदि आप लोन के नीचे दबे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन देखेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द बैंकिंग एंड सपोर्ट डायरेक्शन। बैंकिंग एंड सपोर्ट डायरेक्शन, आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई ना कोई दोष ऐसा है जिसकी वजह से आप लोन के नीचे दबे हुए हो। आप इस समय इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? 15 दिन में यो रिजल्ट आते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिशा के दोष ठीक होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां पे कुछ भी हो, बिना तोड़फोड़ के रिजल्ट्स आते हैं, वो भी 15 दिन के अंदर। यदि आप लाखों करोड़ों रुपए के लोन के नीचे दबे हो, आपको 15 दिन के अंदर आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब लिखो नॉर्थ वेस्ट में लोन के नीचे क्यों दबोगे, कैसे दबोगे, ये सीखो। लिखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर इज गुड, क्योंकि इट इज अर्थ डायरेक्शन, अर्थ एलिमेंट होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट होता है, वहां पे येलो कलर अच्छा है, येलो कलर वहां पे अच्छा है, व्हाइट कलर भी वहां पे चल जाएगा। परंतु नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, तो यह समझो लोन के नीचे जाना ही जाना है।
कोई ब्रह्मा नहीं रोक सकता। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर अवॉइड करो, ब्लू कलर अवॉइड करो, रेड कलर नॉर्थ वेस्ट में अवॉइड करो, ये सब कलर अवॉइड करो। येलो कर दो या व्हाइट कर दो, आपका नॉर्थ वेस्ट काफी हद तक रिपेयर हो जाएगा। अब बात आती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि किसी का टॉयलेट है तो क्या करेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी का टॉयलेट है तो विद इन 2 मिनट यू कैन रिपेयर द टॉयलेट, विद इन 2 मिनट। अब आप कहोगे इतना अच्छा कैसे रिपेयर कर सकते हो? पुराना जमाना गया जब टॉयलेट तोड़ के दूसरी जगह बनाओ। आप देखो दिल्ली है, बॉम्बे है, जो बड़ी सिटीज है उसके अंदर दो रूम का घर होता है, 35 गज 50 गज 35 से 50 गज की जगह होती है। टॉयलेट तोड़ देंगे तो बनाएंगे कहाँ? पड़ोसी के घर में। जगह कहाँ है? वास्तु वाला तो फोन कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बुरा है, वीडियो पे डाल दिया, बंदा टेंशन में आ गया, अरे भैया लाखों के लोन के नीचे दब जाओगे। अब टेंशन में आ गए, टॉयलेट बुरा है तो बनाए कहाँ? ये भी अल्टरनेट दे दो। नहीं, आपको तोड़ के बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा ये जानिए। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है ब्रास, आप टॉयलेट ब्लॉकर लगा दीजिए। टॉयलेट ब्लॉकर लगाइए, आपको 15 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। 15 दिन से 1 महीने में नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट का प्रॉब्लम खत्म। नॉर्थ वेस्ट में किचन है, आप किचन अग्नि बैलेंसर लगा दीजिए, 15 दिन से 1 महीने में रिजल्ट आपको आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में यदि किचन है, किचन अग्नि बैलेंसर लगा दीजिए, आपको 15 दिन से 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में आपकी एंट्रेंस है। अब बात आती है नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस पे एक नया मुद्दा और याद आ गया, वो भी बता देता हूं। कुछ लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के लोन के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, तथा कुछ लोग हैं जो कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं। तो कोर्ट केस के लिए लिखो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शन होती है जिसे बोलते हैं NNW, वहां पे होती है N2 डायरेक्शन में यदि दोष है तो लीगल कोर्ट केस चलनी चाहिए, लीगल कोर्ट केस वहां चलनी चाहिए। तो वहां पे ऑफ व्हाइट कलर कर दो, ऑफ व्हाइट कलर कर दो, और वहां पे यदि टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट ब्लॉकर लगा दो, किचन आ रहा है तो किचन अग्नि बैलेंस लगा दो। यदि N2 में वास्तु दोष है तो लीगल प्रॉब्लम होनी है। कुछ लोग कहते हैं वास्तु दोष नहीं है सर, N2 में एंट्रेंस है। भैया N2 में एंट्रेंस है तो दुश्मनों को इनवाइट कर रहे हो, फटाफट एंट्रेंस के आगे एंट्रेंस ब्लॉक करो अपनी। अब क्या करे? पड़ोसी के घर में एंट्रेंस निकाले, ब्लॉक कर दो, मतलब क्या है? नहीं, पड़ोसी के घर में नहीं निकालनी है, क्या करना है? N2 एंट्रेंस के पास एक एंट्रेंस ब्लॉकर आता है, वो उठा करके लगा दीजिए। आपका कोर्ट केस का झमेला देखोगे, एक महीने के बाद में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, 2-3 महीने में कोर्ट केस बहुत कम हो जाएगी, दुश्मन बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में है तो टॉयलेट ब्लॉकर लगा दीजिए, टॉयलेट है तो टॉयलेट ब्लॉकर लगाइए, कर्जा कम हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो किचन अग्नि बैलेंसर लगा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में यदि आपके एंट्रेंस है, एंट्रेंस ब्लॉकर लगा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में डस्टबिन है, ब्रास के स्ट्रिप से काट दीजिए। सेफ्टी टैंक है, ब्रास के स्ट्रिप से काट दीजिए। सेफ्टी टैंक है, आप टॉयलेट ब्लॉकर वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये सब उपाय करके देखिए, आपका कर्जा भी बहुत हद तक आप फ्री हो जाओगे, और आपका कोर्ट केस वगैरह भी बहुत हद तक फ्री हो जाओगे। तो वास्तु एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है। कुछ लोग कहते हैं वास्तु नहीं मानते हैं, जिन लोगों को वास्तु के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए ना, वो सब मानते हैं। एक बार रिजल्ट करके देखो। ये हम जो आपको रेमेडीज बता रहे हैं वो विदाउट ब्रेकिंग वास्तु है, साइंटिफिक वास्तु। तो हर चीज के रिजल्ट्स आते हैं, आप इनको करके देखिए। ये मैंने आपको कर्जे के लिए, कोर्ट केस के लिए भी बता दिया, आपको पैसे की प्रॉब्लम यहाँ पे बता दी है, इनकम की प्रॉब्लम आगे बता दी है, मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब बात आती है, यदि कर्जे की प्रॉब्लम है तो जन्म कुंडली से कैसे उसको निकाले। जन्म कुंडली में लिख लीजिए, जिस व्यक्ति का 6 हाउस खराब होगा, जिस व्यक्ति के 6 हाउस में कोई 2 शत्रु ग्रह बैठे हैं या 2 शत्रु ग्रह देख रहे हैं, या शनि ग्रह खराब है, शनि और शुक्र खराब है, तो वहां पे कर्जा होगा ही होगा। तो आपको कुंडली में क्या करना है? शनि और शुक्र ठीक करना है, शनि और शुक्र के उपाय करने हैं, और 6 हाउस में बैठे हुए ग्रह के उपाय करने हैं। यदि ये चीजें आप करते हो तो आपको कर्जे से फ्रीडम मिल जाएगी। अब उपाय कुछ और नहीं समझ में आए तो शनि और शुक्र के मंत्र जप कर लो, बीज मंत्र जप कर लो, और 6 हाउस में बैठे हुए ग्रह के बीज मंत्र जप कर लो। अभी एक व्यक्ति का क्वेश्चन आ रहा है कि सर कोर्ट केस है, कोर्ट केस के लिए कोई बढ़िया सा उपाय बता दीजिए जो कुंडली के अकॉर्डिंग कर ले।
कोर्ट केस होता कब है सबसे पहले? ये जब छठे घर में दो शत्रु ग्रह बैठ जाए तब होता है, या छठे घर में कोई ग्रह बैठा हो उसको कोई शत्रु ग्रह देख रहे तब होता है, या सिक्स हाउस का मालिक कहीं भी बैठा है, वो शत्रु ग्रह से फाइट कर रहा है, शत्रु ग्रह से युति कर रहा है सिक्स हाउस का मालिक को। या और कब होता है कोर्ट केस? सिक्स हाउस में कोई दो शत्रु ग्रह बैठ जाए, सिक्स हाउस में शत्रु ग्रह उसको देखे। तो इन सब स्थितियों में व्यक्ति को कोर्ट केस वगैरह हो जाता है। कोर्ट केस के लिए बेस्ट और इजी रेमेडी क्या होती है? पहला तो मैंने बताया, अभी N2 को ठीक कर लो। दूसरा हमने यहां पर आप लोगों के साथ शेयर किया, N2 के साथ साथ सिक्स हाउस को रिपेयर कर लो, या मां बंगलामुखी का विधि विधान के साथ 1.25 लाख जप करा लो। मां बंगलामुखी का विधि विधान के साथ 1.25 लाख यदि जप करा लेंगे तो उससे भी आप लोगों का कोर्ट केस या लीगल प्रॉब्लम ये सब चीजें ठीक हो सकती है, ये सब ठीक हो सकती है। तो कुंडली से हमने जान लिया। अब कुंडली से पैसे की प्रॉब्लम भी बता देता हूं। कुंडली से पैसा कैसे देखा जाता है 1 मिनट में लिख लो। 9वें घर, 10वें घर, 11वें घर में यदि 3 से ज्यादा प्लैनेट बैठा है तो पैसे वाला व्यक्ति है। यदि जन्म कुंडली के 9, 10, 11 में 3 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए तो पैसे वाला व्यक्ति है। दूसरा, 3 से ज्यादा प्लैनेट 9, 10, 11 हाउस में बैठ गए तो पैसे वाला है। दूसरा ये जानेंगे पैसा आता कहां से है। पैसा आता कहां से है? 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से आपके बैंक के अंदर जो रखा हुआ धन देखा जाता है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। 10वें घर से इनकम देखी जाती है। 11वें घर से कुंडली के प्रॉफिट देखा जाता है। तो जन्म कुंडली का सेकंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस यदि ये आपस में कनेक्टेड हो तो बहुत बड़ा धनयोग है। जैसे 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया और 10th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में 11वें घर के मालिक के साथ बैठ गया। 9वें घर का मालिक 10वें घर में बैठ गया, 10वें घर का मालिक सेकंड हाउस में 11वें घर के मालिक के साथ बैठ गया। तो आपस में कनेक्टेड हो गए। 9वां घर और दूसरा घर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपस में वो तो हो गई। 9, 10, 11 की युति होगी। 9, 10, 11 का मालिक कहीं पे जाके कंजक्शन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा धनयोग है। धनयोग और शॉर्ट में 1-2 टिप्स बता देता हूं आपको। यदि किसी के 8वें घर में अकेला बुध बैठ जाए तो बहुत बड़ा धनयोग होता है। 8वें घर में यदि अकेला शुक्र बैठ जाए तब भी बहुत बड़ा धनयोग है। उदाहरण के लिए हमारे अमिताभ बच्चन जी के 8वें घर में शुक्र और बुध दोनों बैठे। दूसरा एग्जांपल, जन्म कुंडली के तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें 11वें घर में यदि राहु बैठ गया तो बहुत बड़ा धनयोग है। जन्म कुंडली के तीसरे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में यदि राहु बैठ गया तो बहुत बड़ा धनयोग है। चौथा, जन्म कुंडली के यदि तीसरे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में अकेला शनि बैठ गया तो बहुत बड़ा धनयोग है। तो इन सब चीजों से ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई है जिससे आप विद इन 5 मिनट यू कैन एनालिसिस कि पैसा आता है तो कैसा आता है, कैसे आता है, क्या क्या देखना चाहिए। जन्म कुंडली में शनि ग्रह प्रोफेशन का कारक होता है। शनि ग्रह शत्रु ग्रह के साथ पीड़ित नहीं होना चाहिए। शनि ग्रह यदि शत्रु ग्रह के साथ पीड़ित है तो पैसा नहीं आएगा। शुक्र ग्रह धन का कारक है। शुक्र ग्रह यदि शत्रु ग्रह के साथ लिंकअप है तो पैसा आने में दिक्कत आएगी। जन्म कुंडली में दूसरे घर का और 11वें घर का मालिक यदि 6, 8, 12 में चला गया, जन्म कुंडली में दूसरे घर से धन देखा जाता है, 11वें घर से प्रॉफिट देखा जाता है। यदि दूसरे घर और 11वें घर का मालिक 6, 8, 12 में चला गया तो धन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये शनि स्ट्रांग होना चाहिए, शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा 10वां 11वां घर स्ट्रांग होना चाहिए। यदि ये स्ट्रांग है तो उस व्यक्ति को जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, पैसा बरसता रहेगा। ध्यान रखें ये शत्रु ग्रह के साथ में हो। तो आप लोगों के साथ में मैंने आज वास्तु के कुछ टिप्स बताए हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, ज्योतिष के कुछ टिप्स बताए हैं जन्म कुंडली के द्वारा और सॉल्यूशंस बताए हैं। ये प्रोडक्ट यदि आपको चाहिए तो आप राजेश जी से कांटेक्ट कर सकते हो और ये जो भी टिप्स है उनको आप अपनी निजी जिंदगी में फॉलो अप करके देखिए, मजा आ जाएगा। 15 दिन से 1 महीने में इन लोगों इन चीजों पे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर कुंडली से कैसे उपाय करें, कुछ नहीं आता तो शनि और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र कर दो,
शनि और शुक्र करके बीज मंत्र कर दो। क्या कर दो? ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिये नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिये नमः, ओम द्राम द्रीम द्रम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रम सह शुक्राय नमः। दोनों शनि के 92,000 कर दो, शुक्र के 64,000 कर दो। देखो पैसा बरसने लग जाता है। तो आप लोगों के सामने आज मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं। इन सभी टिप्स को यदि आप अपनी निजी जिंदगी में फॉलो अप करते हो तो सर एक आखिरी क्वेश्चन है, वो बता दीजिए हाँ, कि कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो क्या उपाय करे, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। देखिए, सबसे पहले आपको यह देखनी है प्रॉपर्टी खरीदना कहां से देखा जाएगा, प्रॉपर्टी बेचना कहां से देखा जाएगा। जन्म कुंडली में चौथे घर से, जन्म कुंडली में 4th हाउस से देखा जाता है प्रॉपर्टी खरीदना। जब 4th हाउस और 11वें हाउस पे शनि और गुरु का डबल गोचर होता है, उस समय व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, उस समय व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है। और चौथे हाउस का 12वां, तीसरा हाउस से प्रॉपर्टी सेल देखा जाता है। तो तीसरे हाउस में आपके जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। तीसरे हाउस के लॉर्ड कहीं शत्रु के साथ बैठा है, उसको ठीक करो। तीसरे हाउस में कोई दो शत्रु ग्रह बैठे, उसको ठीक करो। या फिर प्रॉपर्टी का कारक मंगल, वैदिक के अनुसार मंगल ग्रह यदि शत्रु के साथ बैठा है तो वहां पे दिक्कत आएगी, तो उसके उपाय कर दो। यदि इतना कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी निश्चित रूप से सेल हो सकती है। मंगल का उपाय क्या करें? इजी उपाय है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करना। डेली एक सुंदरकांड का पाठ कर लो, मजा आ जाएगा। 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट। डेली एक सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान जी के चोले चढ़ाओ। ये सब करोगे तो आपको लाभ मिल सकता है। हाँ सर, राजेश जी। बस धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छी टिप्स आपसे मिली है और बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है, मतलब लिख के लिया है सबने, और वो अपने उपाय करके आजमाएंगे और उनको जरूर फायदा होगा। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं आज के दूसरे वक्ता और हमारे ये कार्यक्रम के आयोजक श्रीयुत राजेश मंडोरी सर, इनको मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो शुरू में रहेगा था वो मंत्रोच्चार करके और कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देके आपका वक्तव्य शुरू कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुद्रयत। नमो श्री कृष्ण चंद्राय, नमो शंकरष्णाय, नमो प्रद्युम्न देवाय निरुद्धाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः क्षेनु केतु शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवतु। जय गजानन एस्ट्रोवर्ड जलगांव वेद चक्षु ग्लोबल 151 व्याख्यानमाला में आज जो हमने धमाकेदार लेक्चर रखा था सर का, सचिन जी सर यानी हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती है, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। हमको सब आप सेलिब्रिटी बोलते हो, सही सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सचिन सर भी है। इनकी कार्यशालाएं चलती है। परसों जैसा मैंने बोला कि घैसास सर मुंबई के अंदर एस्ट्रोलॉजी में नंबर 1 है, उनका सीसीओ को बनाने का कारखाना है। उसी तरह इनका दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत बड़ा काम है, महाराष्ट्र में तो है ही, और राजस्थान वगैरह से काफी लोग इनके पास स्टूडेंट और इनके जातक है, और अच्छा काम है। और मैं सोच रहा था कि इस व्याख्यान माला में कोई 4 चांद लगाने वाला मिल जाए, तो मुझे एकाएक आज ये विशेष बात तो ये है कि सिर्फ 3 आवर्स में ये प्रोग्राम फाइनल हुआ है। क्योंकि सर को मैंने बोला था कि 151 व्याख्यान माला है, हम 31 अगस्त तक मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम अपने वक्ता हो जाए। कल 100 होने के बाद कल ही एक ही दिन में 23 व्याख्यान से सुबह से 11 बजे हमने जो स्टार्ट किया था तो रात्रि 9 बजे तक कल चल रहा था व्याख्यान माला, आखिरी दिन था। पर बीच में जब हमारा कुछ दिन गैप था 2-4 रोज, उस हिसाब से ये व्याख्यान अभी 5-6 तारीख को ये व्याख्यान माला खत्म हो जाएगी। और इसमें से जो जो गिने चुने लोग थे कि जिनका नाम यहाँ नहीं आता था, वो इस
महफिल में, इस जो ज्ञान गंगा है इसमें शामिल नहीं होते थे तो एक सुना सुना लगता था। वैसे सचिन जी हमारा परिचय तो इतना ही है कि मैंने उनकी कार्यशाला की हुई है, मैंने उनके साथ काफी बार कुछ विषय पे डिस्कस किया है। मेरा जो आचार्य ग्रुप है उसमें वो सम्मानीय सदस्य है। इस बहाने हमारा काफी पुराना रिश्ता है और हमारा दोस्ताना है। हमारे आचार्य ग्रुप के वो सम्मानीय सदस्य है। आचार्य ग्रुप के, पावलेसर आचार्य ग्रुप के तो सभी सदस्य को एक बार लाना है मंच पर बोलने के लिए। और सर ने जो आज कम समय में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान यहाँ बांटा है, और इस जो व्याख्यानमाला का उद्देश्य है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो लोगों को हम दे, लोगों को ज्ञान बांटते चले। जो बोला जाता है कि देना रहने देश जावे, एक दिवसी देना रहे से हाथ जावे। और इस ज्ञान गंगा का हमारा जो ये है गुण, ये कोई और आगे ले और ये साइकिल चलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। बाकी और हमारे इसके पीछे कोई भी उद्देश्य नहीं है। सचिन सर की कार्यशाला है हमारे जय गजानन एस्ट्रोवर्ल्ड जलगांव, और अपने जो सर के वेद चक्षु के मंच पर भी हम लेने जा रहे हैं। जो भी कोई उसमें सहभागी होगा उसका स्वागत है। उनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन वो अपने महाराष्ट्र के लिए और हमारे इस वेद चक्षु जय गजानन एस्ट्रोवर्ल्ड के लिए समय निकालकर कार्यशाला का टाइम देंगे। चाहे तो हम रात में रखेंगे, लेकिन आपका हमको यहाँ जो ज्ञान है ये लोगों ने, हमारे सब ज्योतिषी भाइयों ने, इन्होंने सभी ने आत्मसात करे, यही हमारी मंगल कामना है। बाकी इस कामनाओं को हम आगे बढ़ाते हुए आज का मेरे विषय पे मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरा आज का महत्वपूर्ण विषय है पंच महापुरुष योग। मेरे बारे में तो सब आप रोज सुनते ही हो, आज सर को सुनना था कि पंच महापुरुष की कुछ महत्व की बातें आपको बताना है। इसके लिए मैंने पंच महापुरुष योग पे आज एक आधा घंटा बोलने का आपके लिए सोचा है। पंच महापुरुष योग सभी को मालूम है, पर उसमें के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज भी लोगों को मालूम नहीं। मैं काफी एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ या वो कई लेक्चर देते हैं तो बताते हैं कि ये ऐसा है, ये पंच महापुरुष की वजह से ऐसा हुआ। पंच महापुरुष का पॉजिटिव तो है ही, लेकिन कुछ निगेटिव भी उसमें फल आता है। वो क्या आता है वो मैं बताना चाहता हूँ। और पंच महापुरुष योग कौन कौन से है, किस तरह से देखे जाते हैं, इस बारे में मैं अपना ज्ञान शेयर करना चाहता हूँ। पंच महापुरुष योग यानी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में भी, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में भी वो योग होता है, तो उसको पंच महापुरुष योग बोला जाता है। कौन सा योग? तो सूर्य और चंद्र छोड़कर मंगल, बुध, गुरु महाराज, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह है, पंच महाभूत योग जो बोला जाता है, पंच महापुरुष योग जो बोला जाता है, पंच महापुरुष योग जो बोला जाता है, ये 5 ग्रह के ऊपर वो डिपेंड होता है। मंगल ग्रह कुंडली में, लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में केंद्र में स्वराशि में हो, यानी मेष का हो, वृश्चिक का हो या उच्च का हो, मकर का हो, तो वो केंद्र में जब आता है लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में, उस वक्त पंच महापुरुष मंगल का जो योग होता है, रुचक योग उससे कहते हैं। और रुचक योग जो है वो पंच महापुरुष का योग है, वो बड़ा राजयोग माने जाते हैं। पंच महापुरुष योग क्या है? तो ये सभी राजयोग है। जिस तरह गजकेसरी योग है, जिस तरह महाभाग्य योग है, उसी तरह का जो फल है वो इस पंच महापुरुष योग में मिलता है। अभी आपको गजकेसरी तो सभी को मालूम है, यहाँ ज्योतिषी है सभी लोगों को गजकेसरी मालूम है। महाभाग्य योग क्या है ये काफी लोगों को मालूम है, काफी को नहीं मालूम है। महाभाग्य योग का मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जिस तरह गजकेसरी योग का है, उसी तरह महाभाग्य योग का है कि किसी पुरुष का जन्म, पुरुष जातक का जन्म सिंह राशि में हो। पुरुष जातक जो होता है उसका जन्म, अपना जो हर एक इंसान का जन्म होता है कि वो कौन से लग्न में, कौन से लग्न के अंदर जन्म हुआ है और कौन से राशि में जन्म हुआ है, कौन से अपना क्या बोलते चंद्रमा में जन्म, राशि जो बोलते हैं हम, चंद्रमा उस दिन कौन से राशि में है वो हम देखा जाते हैं। तो जिस पुरुष का जन्म दिन में हुआ है और वो विषम राशि में हुआ है लग्न, उसका पंच महाभाग्य योग बोला जाता है। विषम राशि इन द सेंस मेष लग्न, उसके बाद मिथुन लग्न, सिंह लग्न, इस विषम राशि का लग्न होगा और रात्रि में जन्म होगा तो वो वो महाभाग्य योग माना जाएगा। उस महाभाग्य योग के अंदर जब वो आपका कहने का मतलब ये दिन में जन्म होगा, जब उसका विषम राशि में होगा
और दिन में जन्म होगा, और महिला जातक हो, स्त्री जातक हो, तो उसका रात्रि में जन्म होगा और सम राशि में होगा, तो वो महाभाग्य योग माना जाएगा। अब महाभाग्य योग का परिणाम जो है, महाभाग्य योग जो फल देता है, वो गजकेसरी योग का जो फल है, ऐश्वर्यवान, सर्व सुख मान, उसके बाद परिवार में सुख, शांति शांति, बाल बच्चे, बीवी बच्चे, सभी ऐश्वर्यवान जो योग है, वो पंच महापुरुष योग में सभी जो योग निर्माण होते हैं, पांचों ग्रह के, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि महाराज के, वो महाभाग्य योग और गजकेसरी योग का जो फल है, वो पंच महापुरुष योग वाले को मिलता है। लेकिन पंच महापुरुष जो योग है, उसके अंदर, हर योग के अंदर उस जातक के लिए सब वो छप्पर फाड़ के योग है, लेकिन उसका मृत्यु उस योग की वजह से थोड़ा अशुभता उसमें आ जाती है। तो मंगल का जब रुचक पंच महापुरुष योग होता है, तो उसमें उस इंसान की मृत्यु एक तो शस्त्र द्वारा होती है, किसी के द्वारा हत्या होगी, या फिर शस्त्र लगेगा, या कहीं गिरेगा तो शस्त्र पे गिरेगा, या कोई ना कोई शस्त्र से चोट आएगी और उस शस्त्र से होगी, नहीं तो अग्नि से होगी। इस तरह मैं बहुत बार बोलता हूँ कि श्रीकांत जी, जिसका इनके पंच महापुरुष योग थे और उनका जो मृत्यु हुआ था वो अपघाती हुआ था, लेकिन मैं हर जगह बोलता हूँ कि काफी उसके बारे में बहस भी हुई थी, सालों साल तक ये बात चलती रही कि घातपात हुआ था, क्योंकि वो मेडिकल दुनिया से झगड़ रहे थे, मेडिकल लोगों को वो डाइट के बारे में बता रहे थे, और उस डाइट की वजह से उनका जो अलग एक परिवार निर्माण हुआ था, और वहाँ उनका एक संघर्ष चल रहा था, उनको काफी धमकियां भी आती थी, उसके बारे में साल 2 साल तक बहुत चला, चौकसी चली, ये चली। लेकिन ये पंच महापुरुष योग का फल है ही कि उस जातक की मृत्यु के लिए ये कारण होगा, निमित्त होगा, कभी अग्नि से उसकी मौत होगी या शस्त्र से होगी। ये सारावली जो है ग्रंथ, उसके बाद में जो हमारा तीनों चारों जो ग्रंथ है, उसी के अंदर इसका बहुत डिटेल विवेचन है। एक आधे घंटे में मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। फिर दूसरा जो योग है बुध का जो योग है, वो सबसे बढ़िया योग जो बोला जाता है वो बुध का है। उस योग के अंदर ज्यादा अशुभता नहीं है, अशुभता है भी, हर पंच महापुरुष योग की मृत्यु के बारे में अशुभता है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है, उसमें हम केयर ले सकते हैं। शस्त्र और अग्नि, ये जो मंगल का जो योग है, उसके अंदर हम कितना भी केयर ले और कुछ घटना लिखा है वो इस योग की वजह से, तो कहीं भी हो सकता है। हम कहीं मॉल में है, वहां अग्नि तांडव हो गया, तो अभी आपने देखा कोरोना काल में काफी हॉस्पिटल्स के अंदर अग्नि तांडव हुआ, वो रात में ऑक्सीजन में है और उसको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, और वहाँ अग्नि तांडव हुआ और उसकी वहाँ डेथ हो गई। ऐसा काफी घटनाएं हमने लास्ट ईयर लॉकडाउन के अंदर देखी है, पढ़ी है। जिस तरह हम देखते हैं कि कई अग्नि तांडव होता है, वो अभी सर ने बताया कि राहु क्या है, धुआं है, तो कई जगह अग्नि तांडव होता है। लोग अग्नि से तो मरते नहीं है, लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो 25 फ्लोर से नीचे आते वक्त, क्योंकि लिफ्ट बंद हो गई है, सब बंद है, अंधेरा है, तो वो जो भागा दौड़ी होती है उसमें वो धुएं के अंदर वो गुदमर के जो मरते हैं, उसका कारण वो राहु होता है। उसका राहु गोचरी जो चल रहा है, या उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा खराब होगी, या गोचरी ग्रह खराब होगा, या उस राहु का कुछ अशुभत्व उस कुंडली में निर्माण होगा, गुरु के साथ बैठते, जैसा हम बोलते चांडाल योग, या किसी वजह से उस समय उसका वो राहु से रिलेटेड बहुत खराब होगा, तो इस समय वो इस तरह की घटना ये घटती है। तो बुध का जो योग है वो भद्र योग, पंच महापुरुष योग, हमारी कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के अंदर जब बुध महाराज ये स्वराशि में, मिथुन या कन्या में होते हैं, या उच्च के होते हैं कन्या में, तब उस राशि में बैठे होते हैं, तो उसका बुध का ये पंच महापुरुष योग निर्माण होता है। इस सिलसिले में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि उस इंसान का सब कुछ गजकेसरी के महाभाग्य का आपको फल मिलेगा, उसकी चारों पांचों उंगलियां घी में रहेगी, पूरी जिंदगी उसकी ऐश्वर्याराम से जाएगी, सब कुछ समय अच्छा उसका रहेगा, दशाएं अंतरदशाएं भी बुरी आई, या उसकी मार्केश आई, बातचीत की स्थिति आई, गोचरी ग्रह भी खराब हुए, तो जितना चाहिए उतना उसको तकलीफ होगी नहीं, थोड़ा उसमें कमतरता आएगी, प्रमाण उसका कम होगा, जितना चाहिए उतना उसको, जिस तरह से किसी की कुंडली में मार्केश और बातकेश काफी हैरानगी मचा देते हैं, उस तरह इनका नहीं होगा, क्योंकि इनका पंच महापुरुष योग बुध है,
तो वो पंच महापुरुष का जो बुध योग है उसका वो फल देखे जाएगा, देखे जाएगा, देखे ही जाएगा। इस योग में शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि उसकी मृत्यु यह तीर्थ स्थान पर होगी। कोई भी तीर्थ स्थान होगा, उस तीर्थ स्थान पे उसकी मृत्यु होगी। या आप देखते हैं कि कोई काफी, एक बार हमारे खुद के एक दादी जी है जो 85 एज के थे, डेली वो काकड़ा आरती वगैरह जाते थे, मंदिर में दर्शन करे और दर्शन करके वही बैठे और वहां उनका ध्यान हो गया। ये भी तीर्थ स्थल है, मंदिर भी तीर्थ स्थल है, मंदिर में भगवान का नाम लेते हुए वो गए, तो ये तीर्थ स्थल में उनका डेथ हुआ। तो निश्चित ऐसे लोगों का ये योग होता है। फिर जिनका ये योग है उसको तो बहुत खुशी होती है कि मेरा भद्र योग है, पर उसने ये केयर लेना चाहिए, जब गोचरी अशुभता है, जब दशा महादशाएं बिगड़ी हुई है, उस समय उसने तीर्थ यात्रा को टालना चाहिए या तीर्थ स्थान पर कम से कम समय में रुकना चाहिए। आजकल लोग पिकनिक ज्यादा मनाने जाते हैं और तीर्थ यात्रा का हेतु उनका कम होता है। तो ये बहुत केयर वो लेना चाहिए, क्योंकि काल और कस्टमर, ये दो चीजें जो है, काल और ग्राहक, ये कभी भी फोन टेलीफोन करके या भाई मैं आपको आ रहा हूँ कुछ बिजनेस देने के लिए या आपका मृत्यु के लिए मैं आ रहा हूँ, आपका काल लेने आ रहा हूँ, ये काल और ग्राहक, हमारे गुरु बोलते थे कि कभी भी कोई भी ग्राहक राजेश, कोई भी गिराइक और कोई भी थारो कस्टमर बोल या मृत्यु बोल, ये कभी थाना फोन करके आवा को नहीं, कभी भी तुम्हें को कॉल करके वो आएगा नहीं, वो बताएगा नहीं कि मैं तुमको ये कॉल अभी आजकल है कि मैं आ रहा हूँ आपके, पर वो ये नहीं बताएगा कि आपको मैं काम देने आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट लेके सब आ रहे हैं आजकल, ये सिस्टम है। इसके लिए उसको, इसका मतलब ये नहीं कि कल आप बोलते कि नहीं आता है कस्टमर, कभी को आपको आज सुबह निकलेंगे आपको कभी नहीं मालूम होगा कि आज क्या होने वाला है, क्या इनकम आने वाली है, कौन बिजनेस देने वाला है, कौन कस्टमर आएगा भी नहीं या आएगा तो क्या देगा। तो ये दो चीजें कभी भी कालवेल पूछ के आती नहीं है। तो ये जब शास्त्र में हमारे लिखा है, तो जिनका भी वो योग है बुध महाराज का, उसने वेरी वेरी टेक केयर कि वो तीर्थ यात्रा के अंदर रहे नहीं, एक तो रहे तो बहुत कम समय में उसको ये करना है, उसका निमित्त वो होने वाला है, याद रखो। वही नहीं देहांत हुआ तो वो निमित्त जरूर होने वाला। जैसा मैंने बताया कि हमारे वो दादी जी का देहांत हुआ था कि लड्डा जी दादी जी थे हमारे, वो लड़े थी, उनका देहांत वो मंदिर के अंदर हुआ था और उनका भी वो योग था। विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा, बुध महाराज के बाद गुरु महाराज स्वराशि में केंद्र में लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली में, ख्याल रखो पंच महापुरुष योग चंद्र कुंडली में भी लागू होता है। बहुत से लोग सिर्फ लग्न कुंडली समझते हैं, काफी ज्योतिषी भी ये बोलते हैं कि लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। और मेरा संशोधन चल रहा है कि काल पुरुष योग की कुंडली में भी वो योग लागू होता है। जैसा किसी का समझ लो मेष का शनि महाराज है, सेकंड हाउस में बैठे हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में मेष का जो शनि महाराज है वो वहां पर आने के बाद जब उसकी पत्रिका में जब वो चंद्र कुंडली में जब वो 10th हाउस में आएगा, कर्क राशि होगी उसकी, तो वो आपको दिखेगा यहाँ की ये तो केंद्र में नहीं है, ये तो नीच का है। लेकिन चंद्र कुंडली के हिसाब से जब उसकी कुंडली काल पुरुष की कुंडली में वो 10th हाउस में पकड़ा जाएगा, तो उस समय उसको यही लागू होता है। ये मैंने बहुत बार देख रहा हूँ और उसमें मेरा संशोधन चल रहा है, अभी मैं उस पर ठाम मत से बोल नहीं सकता, लेकिन मैं उसमें स्टडी कर रहा हूँ कि इस तरह की काल पुरुष की कुंडली में भी पंच महापुरुष योग आता है उस पत्रिका के अंदर, चंद्र कुंडली बोलो या लग्न कुंडली बोलो, तो उसमें भी वो लागू होता है। 50% के ऊपर तो मुझे आज तक दिखने में आया है। इसके आगे का जो काल पंच महापुरुष का जो योग है वो है अपने शुक्र गुरु महाराज का जो है, उसका जो लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर हंस योग का जो लिखा हुआ है, वो जो लिखा है कि उसकी देहांत जो होना है तो वो किसी वन में होगा, किसी जंगल में होगा या फिर पेड़ पौधों के पास होगा। जैसा हम पढ़ते हैं कि बगीचे के अंदर उसका देहांत हुआ, जैसा हम पढ़ते हैं कि नीचे पार्किंग में कोई वॉक कर रहा है और वो वॉक करते वक्त गार्डन है, वो गार्डन में कुछ गिर गया या कुछ हुआ, या हरियाली में वो लॉन पे वॉक कर रहा है, अटैक आ गया, कुछ हुआ, तो पेड़ पौधा गुरु महाराज का जो योग है हंस योग, इसका इस व्यक्ति का निधन ये उसी तरह होता है कि पेड़ पौधा जंगल में, वन में, किसी गार्डन में या आसपास में काफी पेड़ पौधे हैं, ऐसी जगह पे उसकी डेथ होना है। काफी बार हम देखते किससे सुनते, किसान जो होते हैं वो खेती करते वक्त कोई पेड़ के नीचे खाना खाया, लेटा और उसका निधन हो गया, तो उस वक्त ये
चेक करो कि उस जातक की पत्रिका में ये योग है क्या, क्योंकि इंसान तो जनरली हॉस्पिटल, घर या किसी कोई ऐसी डेट हुई जो बोलते हैं कि भाई एक्सीडेंट में हुई वो हुई तो वो बात अलग है, पर इस तरह की डेट की भाई वन में होना, पेड़ों पौधों के पास होना, तो वो 100% ये बहुत क्वचित होता है, क्वचित होता है। तो उसका गुरु महाराज का योग उसका निकलने के चांसेस है, शास्त्र में ही ये लिखा गया है। शुक्र के योग में, शुक्र का जो पंच महापुरुष योग है, उस योग में जो डेट होती है, आज का मैं जो ये विषय लिया है, ये विषय किसी को मालूम नहीं डेट का, इसके लिए मैं बोला कि जो ये ज्ञान अपन ने ग्रंथों में पढ़ा है वो हम सबके साथ साझा करें, हम सबके साथ बांटे। शुक्र का भी बुध का जिस तरह उसका लिखा हुआ है वर्णन कि शुक्र का जिसका पंच महापुरुष योग है उसकी डेट जो होनी है वो डेट उसकी तीर्थ स्थान में, तीर्थ यात्रा के जगह या पवित्र स्थल में, जो कोई समझो अभी कोई अदर कास्ट का है तो उसकी चर्च मंदिर, चर्च मस्जिद ऐसी जगह पे होगी, या कोई अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो उसकी मंदिर में होगी, या फिर कोई तीर्थ स्थल पे होगी, कोई तीर्थ स्थल जो है जैसा हम बोलते हैं ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, वहां उसका होगा या वो निमित्त होगा। लास्ट जो पंच महापुरुष योग होता है वो है शनि महाराज का शश योग। शनि महाराज का जो योग है ये इसका मात्र कोई ज्यादा अशुभत्व नहीं है डेथ के रिलेटेड, क्योंकि देखो शनि महाराज बोला तो हम मृत्यु मानते हैं, पर शनि महाराज हमारी कुंडली में, वैदिक कुंडली में जब अष्टम स्थान में विराजमान होते हैं तो उसकी लाइफ बहुत होती है। शनि महाराज अष्टम स्थान पे दृष्टि डालते हैं, सीधी दृष्टि, तब भी उसको लाइफ देके जाते हैं। तो शनि महाराज के इस शश योग में पंचम जो गजकेसरी योग, महाभाग्य योग, जो राजयोग है, सभी राजयोगों का फल तो उसको मिलना ही है, पर एक प्लस पॉइंट उसका ऐसा है कि वो व्यक्ति सरपंच बोलो, एमएलए बोलो, एमएलसी बोलो, मिनिस्टर बोलो, वो कुछ गांव का वो प्रमुख होता है या मेयर हो सकता है, नगर पालिका क्षेत्र होगा तो नगराध्यक्ष, वात विकार से होती है। वात का जो विकार होता है ना, अपन बोलते हैं कि उसको संधिवात बोलते हैं, या वात से रिलेटेड विकार जो अटैक्स होते हैं, उससे उसका डेथ लिखा हुआ है। पर पंच महापुरुष योग वाला इंसान अपने लाइफ के अंदर पांचों उंगलियां घी में रखे जाता है, उसके साथ पार्टनरशिप करने वाले इंसान का भी वो चांदी कर देता है। जो उसके साथ पार्टनरशिप करेगा, समझ लो आप कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हो और उसकी पंच महापुरुष योग की कुंडली है कि लग्न में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह स्वराशि में, केंद्र में लग्न या चंद्र कुंडली में स्वराशि में या उच्च की स्थिति में है। जैसा शनि महाराज कभी तुला में हो केंद्र में या लग्न में, या शनि महाराज स्वराशि में मकर या कुंभ में लग्न में या चंद्र में हो, चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली में केंद्र में हो, तो वो पंच महापुरुष योग बोला जाएगा। और उस इंसान की कुंडली है तो आप आंख बंद करके उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आपका भला ही होगा, क्योंकि वो काम करेगा, कर्म करेगा आपके साथ, तो उसका योग अच्छा है। मालदार योग है, लक्ष्मी योग लिखा हुआ है, राज योग लिखा हुआ है, अब वो आपका पार्टनर है तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा। ये खुद का मैं अनुभव लेता हूँ, ये सब पत्रिकाएं जो होती है लोगों को भी बोलता हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिए, मेरा खुद का भद्र योग है, पंच महापुरुष योग, बुध महाराज वर्गोत्तम है, इसलिए हम इस पत्रकारिता लाइन में 20 साल से काम कर रहे हैं और 14 साल तक नॉन स्टॉप मंडे को आर्टिकल जो मेरा पब्लिश हुआ, उसका कारण क्या, ये मैं काफी दिन तक ढूंढता था। जब एस्ट्रोलॉजी सुना, एस्ट्रोलॉजी सीखा, तब मुझे ये मालूम हुआ कि ये सब भद्र योग का परिणाम है। जब कोई योग पंच महापुरुष योग में आता है ग्रह, या कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, वर्गोत्तम यानी नवमांश में, और इसमें वो सेम राशि में विराजमान हो। मेरे बुध महाराज जो है मिथुन में है और नवमांश में भी मिथुन में है और वो केंद्र में है, तो पंच महापुरुष योग एक हुआ, अपना भद्र योग एक हुआ पंच महापुरुष का, और दूसरा योग हुआ वर्गोत्तम योग हुआ। तो ये 2 पावरफुल योग होने से मैं ये पत्रकारिता, बुध क्या है पत्रकारिता, अब 90% मैंने एडिटर की कुंडली देखी है, 99% न्यूज एडिटर की कुंडली मैंने देखी है, उनका बुध स्वराशि में था। किसी का पंच महापुरुष योग होगा, किसी का नहीं होगा। स्वराशि में बुध था, अकेला था, उसके बाद में बुध महाराज वर्गोत्तम थे तो वो उस पोस्ट तक पहुंचा। सादा सब एडिटर करके आने वाला इंसान या रिपोर्टर करके आने वाला इंसान भी एक दिन उस मीडिया में टॉप पोस्ट पे पहुंचता है, उसके कारण बुध महाराज है।
बुध बुध ये सब वक्तृत्व और लेखन शैली के बुध है। मैंने जब पत्रकारिता में शिरकाव किया था, तो मेरा खुद का उदाहरण बोलता हूँ कि जब उस समय मैंने एक वीकली मैगजीन निकाला था, युवा खानदेश करके। मैंने वो 7 साल चलाया, काफी उसको बिल्कुल एक लेखनी की धार बिल्कुल इससे चलाया कि मत। उसमें एक कुंदन पाटिल करके पारोला के हमारे एक लड़का था, वो सादा रिपोर्टर करके था। उसने जिंदगी का पहला आर्टिकल मेरे पेपर में लिखा, और वो आज हमारे लोकमत न्यूज़पेपर में आज चीफ उप संपादक करके काम कर रहे हैं। तो लोकमत में ज्वाइन हुए, लोकमत में जाने के बाद उनको लोकमत में एक सब एडिटर करके टेम्पररी, उसके बाद वो वहां कंटिन्यू हुए, और वो ये तो मैं बोलता हूँ लोगों की, ये मैं बोल रहा हूँ या ग्रंथा अपने है, आप आपकी कुंडली में देखो। महादशा पे भी मैं बोलता हूँ, आप आपकी कुंडली में देखो, बातकेश और मार्केश की महादशा में आपको दिक्कतें जरूर आएगी। बातकेश और मार्केश की अंतरदशा में आपको दिक्कतें जरूर आएगी। लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश की दशा में आपकी चांदी होगी, 500 उंगलियां घी में रहेगी। ये होना है नहीं होना है। तो पंच महापुरुष योग का इस तरह का विवरण आप सब लोग ख्याल में रखो। अपने जातक जो होते हैं, उनकी पत्रिका में ये योग दिखा तो उनको केयर लेने की बोलो। और देखो, वो इंसान उसके लिए वो इंसान का कुछ न कुछ रहता ही है। जब इंसान का लिखा है कि इसकी डेथ इस कारण में है, तो उसको निसर्ग की आवड़ रहेगी। वो बाग बगीचे गुरु का कवि, उसका पंच महापुरुष योग लिखा है, बाग बगीचे की उसकी आवड़ रहेगी। वो वन में घूमने वाला होगा। सब लोग जाते नहीं है जंगलों में घूमने या कलदरा या उधर वन में घूमने, हर इंसान नहीं जाएगा, उसकी आवड़ रहेगी। अभी मेरा बूथ का है, मेरी उज्जैन जाऊंगा, त्र्यंबक जाऊंगा। उज्जैन तो मैं हर साल में 2 बार 3 बार जाता हूँ। त्र्यंबकेश्वर जाता हूँ। ब्रह्मा जी, जो हमारे जब से ज्योतिषी बना हूँ, तो ब्रह्मा जी के हर साल दर्शन में करता हूँ। ब्रह्मा जी के वहां तो मेरे इससे रिलेशन की वजह से मैं ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्पर्श करता हूँ। क्योंकि एक हर ज्योतिषी के लिए बोलता हूँ एक टिप, कि ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्पर्श करना हर ज्योतिषी ने जरूरी है। उसमें उसको फल मिलता है, भगवान उसको बुद्धि देता है, और जो उसकी वाचा है वो सिद्धि होती है। तो ये मैं हर साल करता हूँ। पर मेरा भद्र योग है, मैं काल वेल भी देखता हूँ। डर भी ये मन में है कि हमारे शास्त्रों ने ये सिग्नल दिया हुआ है। तो उसी तरह हर इंसान ने अपनी पत्रिका में ये देखना है कि उसका कौन सा योग है। जातक की पत्रिका में देखना है कि उसका कौन सा योग है, और उसको ये सजेशन के लिए टिप देना है। डराने का तो कोई संबंध ही नहीं। लोग उसको डरना समझते होंगे, मैं तो उसको बोलता हूँ कि उसको सावध करना है, उसको उसका अलर्ट करना है। इस तरह से आप वेरी वेरी टेक केयर। तो इस पंच महापुरुष पे मैं आज ये इतना बोलकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज के प्रमुख जो वक्ता थे, सचिन जी लोहिया जी, डॉक्टर साहब, और हमारे पावले सर, इन सबका आभार करता हूँ। सभी श्रोताओं का, पार्टिसिपेंट का, जो यूट्यूब के ऊपर लाइव अभी है, और जो अभी लाइफ लॉन्ग वो यूट्यूब पे रहने वाला है, उस यूट्यूब के आने वाले दर्शकों को मैं अभिनंदन, आभार और स्वागत करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। पावले सर। पावले सर। हाँ, पावले सर का आज 4 बजे अपने पुणे के जक्कादार सर जो थे, उनकी एक व्याख्यान माला चल रही है। ये जो व्याख्यान माला है, इसको गए 3-4 रोज से एक साहित्य सम्मेलन का स्वरूप आया है। जिस तरह हम साहित्य सम्मेलन होता है, तो एक जगह कवि सम्मेलन शुरू है, एक जगह कोई विषय पे व्याख्यान माला शुरू है। साहित्य सम्मेलन में 4-5 पंडाल होते हैं, और 4-5 जगह हर एक प्रोग्राम चलते रहता है। तो साहित्य सम्मेलन में जिस तरह 4-5 प्रोग्राम चलते हैं, तो इस व्याख्यान माला में भी उसी तरह का अभी चल रहा है कि वो व्याख्यान माला इधर एक चल रही है, 4:15 बजे एक पुणे के जकातदार सर वहाँ व्याख्यान माला चल रही है, उसको वो स्टार्ट करने गए हुए। तो यहाँ से मीटिंग हॉल से थोड़ा ये निकल कर मुझे होस्ट कर गए हुए। हम एक 5 मिनट उनका वेट करते, नहीं तो मीटिंग समाप्त करते हैं। सचिन जी, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ वेद चक्षु ग्लोबल और जय गजानन एस्ट्रोवर्ल्ड जलगांव की ओर से। सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।
कल भी इसी समय 2:45 बजे 2:30 बजे कल भी नई व्याख्यानमाला रहेगी। आप सब लोगों को ग्रुप में शेयर किया जाएगा, सब लोग उस समय पर उपस्थित रहिए। धन्यवाद। हाँ, पॉलिस सर भी आ गए, वो मीटिंग एंड कर लेंगे।